तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अगेन हम लोग वापस आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 पे। सो जैसा कि काइनेमेटिक्स हमारी स्टार्ट हो चुकी है, लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। इस पे हमने बेसिक बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस पे बात करी थी ताकि हम लोग आगे यूज़ करना है। तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किए थे, उसके डेरिवेशंस किए थे, उनके ग्राफ किए थे और उन पे कुछ एग्जाम्पल दिए थे। तो जैसा कि आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मूव कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आपको यहाँ से आपका स्टार्ट होगा एक्चुअली कि उन सबका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी है यहाँ से उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन आपका लेक्चर अब आगे से मतलब थोड़ा सा लेवल पे होगा, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देके चीज़ें समझनी पड़ेगी। अभी फोकस देके समझेंगे तभी चीज़ें समझेंगे, थोड़ी डिफिकल्ट जा सकती हैं अभी। तो अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं, इसको स्टार्ट। सो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका था, तो उसका जस्ट बेसिक एक लाइक आपको थोड़ा सा उस पे कराने के लिए, रिव्यू कराने के लिए मैं उसको जस्ट दिखा रहा हूँ कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया था, वेलोसिटी वेक्टर आपने वेक्टर पढ़ा है। तो इसको सिंपल एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको वहाँ से रिलेट हो पाए थोड़ा सा। एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक रैंडम ग्राफ है, ठीक है, जो कुछ ऐसा जा रहा है। तो इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। लेट से आपको दिखाता हूँ। ये है वाई और ये है एक्स, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन कैसे दे रखी है, ये इक्वेशन एक्चुअली दी नहीं होती है, ठीक है। ये ग्राफ नहीं था, मैं इसकी इक्वेशन देता हूँ आपको। सिंपली दिया होगा लेट्स से एक्स इक्वल्स टू 2t और वाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन गिवन होती है। ये इक्वेशन आपको दे दी जाएगी। पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी, क्योंकि जब हम लोग आगे प्रोजेक्टाइल करेंगे तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है एक्चुअली, हमारे पास एक्चुअली जो हमारे स्पेस में क्या है, एक्स 2D में क्या है, 2D में एक्चुअली 1D प्लेन में क्या है, 2D प्लेन में आपके पास एक्स और वाई दो एक्सिस हैं। तो कोई भी इवेंट टाइम के साथ हो, जैसे आपने कोई बॉल को प्रोजेक्ट किया, कोई बॉल अपने ऊपर उछाली फेंकी, तो टाइम के रेफरेंस में हो रही है ना, कि एक टाइम पे बॉल मेरे हाथ में है, दूसरे टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, तीसरे पॉइंट पे ग्राउंड पे होगी। तो हर एक इवेंट टाइम के रेफरेंस पे हो रहा है। तो चीजें टाइम के रेफरेंस में गिवन होती है, हम उनका इक्वेशन खुद से निकालते हैं कि जब वो बॉल मैं जब फेंक रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल करा रहा हूँ, टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ थी, टी इक्वल्स टू टी बाई टू पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, टी इक्वल्स टू अपने कैपिटल टाइम टी पे ग्राउंड पे होगी। इन दोनों मोशन को बना के हमें ये मिलता है कि कोई बॉल ऐसे इस पाथ को फॉलो करती है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो कोई भी बॉल जब प्रेरित करी जाती है किसी एंगल थीटा पे, तो हमें इक्वेशन निकालनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो उसको स्टार्ट करने से पहले, फिर उसके आगे उसको बढ़ने के लिए पहले हमें बेसिक ऐसी चीजें जानकारी होनी चाहिए कि लोग ऐसा करते क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ये हम आगे इसका डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जब स्टार्ट करेंगे तब। उसके लिए इसमें एक वो ब्रीफ में उसके लिए शॉर्ट में आपको करा देता हूँ कि एक्चुअली ऐसा करते क्यों है। तो मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखी है कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका क्या मतलब है, आपको जस्ट टू कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। जैसे आपको इक्वेशन ऑफ टेरिटरी दिखाया था प्रोजेक्टाइल का, तो उसमें ये था। उसमें क्या बता रहा है, जो इसका ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। तो ये क्या बता रहा है कि जो एक्स एक्सिस है ना, टाइम के साथ कैसे बदल रही है। लेट्स से अगर टाइम को अगर जीरो पुट करें एक्स में, तो क्या मिलेगा। अगर आप टाइम को यहाँ पे जीरो पुट कर दें, तो आपको मिलेगा टी इक्वल टू जीरो पे सिंपली टू इंटू जीरो क्या मिल जाएगा, जीरो। तो एक्स के लिए जीरो, यानी कि इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। देन अगर आप वाई में टी जीरो पुट करें, यानी कि टाइम अब जीरो टाइम पे बात करें, जीरो सेकंड पे, उससे में आपका वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो आ गया, मतलब आपका जो पॉइंट है जीरो कॉमा जीरो होगा। मीन चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल पेन, just give me 1 second. I think now it is good. Just एक सेकेंड ना। या सो मैं क्या बोला था कि सिंपली अपने पॉइंट क्या हो जाएगा, एक पॉइंट जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से जब टी टी इक्वल टू वन की बात करें, जब आपके टाइम में वन हो रहा होगा, वो क्या बता रहा है, एक्स इक्वल टू टू वन जब टू एक्स कोऑर्डिनेट उस समय टू हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वन, मतलब आपका ये कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट ऐसा हो जाएगा, एक्स में टू वाई में वन। कहने का मतलब हर जो कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं टाइम के रेफरेंस में लिख रहे हैं ना, आपने टाइम डिसाइड करा, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कहाँ है, टाइम टी इक्वल टू वन पे कहाँ है, एंड सो ऑन, ऐसे आपको टाइम मिला। तो हर एक जो प्लेन में आपका कोऑर्डिनेट बदल रहा है टाइम के रेफरेंस में बदल रहा है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट टी के हिसाब से बदल रहा है, मतलब कि जो टाइम हो रहा है उसका डबल कर देगा, आपको एक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा। जो वाई है उसका टी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करने पे बदल रहा है। तो इस इक्वेशन को जब हम प्लॉट करेंगे तो कुछ अलग सा ग्राफ बनेगा। ये जो इक्वेशन है ना, ये इसका ग्राफ नहीं है, इसका नहीं है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राफ है, जो अलग से हम पढ़ेंगे अभी। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसमें इसमें अंतर क्या है, होता क्या है। तो आपको जस्ट रैंडम आपको एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, टाइम के हिसाब से कैसे बदल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है कैसे बदल रहा है। अब आपसे पूछा कि उसका पाथ बताइए। जैसे यहाँ पे जब एक इक्वेशन दी होगी, तो इसका पाथ ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, एक पैराबोलिक पाथ है,
तो ये प्रोजेक्टाइल होता है, हम लोग हमारा आगे पढ़ेंगे। पर ये जो इस ग्राफ का पाथ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये कैसे पता चल रहा है? हमें तो सिर्फ टी का रेफरेंस दे रखा था, पर हमें इसको पता है कि हम वेक्टर इसको प्लॉट करें तो हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए ना। अगर आपने पढ़ा होगा 10th में 9th में थोड़ी बहुत स्ट्रेट लाइन, आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए वाई और एक्स का हम लोग ग्राफ बनाते थे, लिखते थे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये बहुत बेसिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या बता रहा है? एक्स और वाई को रिलेट कर रहा है विथ टू कांस्टेंट, यहाँ पे स्लोप और कांस्टेंट है, तो इसका कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा बनता था। ये क्या है? वाई और एक्स के साथ एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जिसका ये इंटरसेप्ट आ जाएगा और इसका स्लोप आ जाएगा थीटा, जिसको हम टेन थीटा को हम बोलते हैं। तो ये वही चीज तो है, हम लोग एक्स और वाई को रिलेट कर रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पे एक्स और वाई का ग्राफ चाहिए, जैसे कि हम देखें यहाँ पे वाई है और यहाँ पे एक्स है, मुझे इक्वेशन टी में दे रखी है, अगर मुझे एक्स और वाई के बीच रिलेशन चाहिए कि वो कार्टेशियन प्लेन में कैसे दिखेगा, क्योंकि हमें तो कोऑर्डिनेट दे रखा है ना कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, मुझे जानना है कि वो कार्टेशियन प्लेन में कैसा दिखेगा। तो मुझे क्या एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए ना, जैसे आप इक्वेशन क्या थी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या इसमें आपको कहीं टाइम टी दिख रहा है? नहीं, ये सिंपल एक्स और वाई को रिलेशन बता रहा है, तो हम लोग एक्स और वाई में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है? टाइम के साथ रिलेशन है। शायद आप मेरी बात अब समझ चुके हैं क्या करना है। हमें टाइम को यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक्चुअली चीज ऐसी इवेंट ऐसी ही हो रही है, लेकिन हमें टाइम को हटाना पड़ेगा ताकि हमें एक्स और वाई में रिलेशन मिले और हम उसको प्रिडिक्ट कर पाए कि वो बात कैसा होगा। जैसे इस केस में ग्राफिक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे कुछ ऐसा, ये भी प्रोजेक्टाइल हो सकता है डिपेंडेंट ऑन द केस। देखते हैं क्या है। तो प्रोजेक्टाइल, सॉरी पैराबोलिक, प्रोजेक्टाइल नहीं, पैराबोलिक मतलब कि समथिंग लाइक वाई इक्वल्स टू टी की पावर टू, ऐसा एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्म की हो। तो लेट्स से हम इसको करते हैं एलिमिनेट। हमें टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा सोल्यूशन के लिए ना। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन का ट्रेजेक्टरी चाहिए। तो क्या करें? टाइम को कैसे लिख सकता हूँ मैं? फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट क्या मैं बोल सकता हूँ टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स बाई टू, और ये क्योंकि मैंने टू से डिवाइड कर दिया, इस टी को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड में, पुट इन इक्वेशन नंबर टू, 42। और इसके करने के पीछे का आई थिंक आपको लॉजिक समझ आया, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा एक्चुअली इस क्वेश्चन का लेने का मतलब है आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, सॉल्व तो सब लोग कर लेंगे, ऐसा क्यों करना है आपको इंट्यूशन देना पड़ बताने के लिए बस मैंने क्वेश्चन किया कि ऐसे करते क्यों है कि एक्स और वाई को रिलेट करते हैं। हमें जब टाइम का रेफरेंस दे रखा है तो क्यों एक्स और वाई को रिलेट करें? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वन डी है ना, मतलब एक एक्स में दे रहा है, एक वाई में बता रहा है, दोनों अलग अलग बता रहा है कि एक्स में उसका कोऑर्डिनेट कैसे बदल रहा है, वाई में इसका कोऑर्डिनेट कैसे बदल रहा है। पर जो एक्चुअल में जो मैं देखता हूँ, जैसे मैंने बॉल फेंकी तो उसका एक्स और वाई दोनों साथ में बदल रहा है ना, तो मुझे साथ में उनके रिलेशन होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे साथ में उनका रिलेशन हो जाए तो मैं उनका ग्राफ बता सकता हूँ, उन पे प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो उनका मतलब मैं उस पर पूरा काम अच्छे से कर पाऊंगा कि मुझे उनके बीच का रिलेशन पता हो। तो मैं टाइम को एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो लेट्स पुट इन सेकंड इक्वेशन, व्हाट वी गेट, y is equals to t squared means x by 2 का whole square, okay. So x by 2 का whole square, so now from here we can say that y is equals to एक्स स्क्वायर बाई फोर। तो अगेन से एक पैराबोलिक इक्वेशन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पैराबोलिक इक्वेशन है, ओपनिंग अपवर्ड है। अब आप बोलेंगे सर आपने एक्स को इधर नेगेटिव वाला क्यों नहीं प्लॉट किया? क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं है ना। टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक जीरो होता है और पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव टाइम नहीं, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करूँ। एक्चुअल ग्राफ ऐसा ही बनेगा जो पैराबोलिक अपवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड, और इसका जो वर्टेक्स है जीरो का जीरो अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करें तो वाई को जीरो मिलेगा। तो इसका वर्टेक्स तो जीरो का जीरो ही है, लेकिन ये एक्स की तरफ हटा के सिर्फ वाई जो राइट हैंड साइड है उधर ही ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, कुछ ऐसा। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये नाम आप प्रोजेक्टाइल के टाइम मुझसे सुनेंगे। बहुत बच्चे सोचते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सिर्फ प्रोजेक्टाइल की होती, नहीं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब है जस्ट किसी भी पाथ का मुझे इक्वेशन मिल जाए कि वो पाथ कैसे फॉलो हो रहा है, उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, उसके पाथ की इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी। और अब ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब अब इससे हम डिस्कस करते हैं कि हम वेलोसिटी से कैसे रिलेट करेंगे। तो जैसे आपको यही क्वेश्चन दी थी, क्वेश्चन तो इतना ही था एक्चुअली, मैं कलर अगर चेंज करके बताऊं तो मेन क्वेश्चन तो आपका ये था। यहाँ से हमने ग्राफ को प्रेडिक्ट किया, इस ग्राफ से हमने इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकाली। नाउ अब हम इसके वेलोसिटी पे करने जा रहे हैं काम, कि हमें अगर लेट्स से एक्स वाई दे रखा था ना, तो अगर हमसे पूछ ले कि पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए, तो पार्टिकल की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी क्या होती है? अगर आपको वेक्टर वाला लेक्चर मेरा याद हो जिसमें मैंने बताया था, वेक्टर को पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि वेक्टर में वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर सिर्फ वन डी है, एक डायरेक्शन में है, तो उसकी जो नेट वेलोसिटी है और जो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों सेम होगी। पर अगर टू डी वेक्टर है तो इंडिविजुअल वेलोसिटीज का सम डायरेक्टली वेक्टर का सम नहीं होता, उनको वेक्टोरली सम करते हैं ना।
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्स और वाई अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग डायरेक्शन है, तो इन दोनों डायरेक्शन में मुझे इन दोनों की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वी एक्स यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, वी वाई यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं वी एक्स और वी वाई निकालूं, तो अब देखिए मैं हर बार उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर मैं फिर से पूरा वो आपको पार्ट समझाने लगूंगा वेक्टर एडिशन सब कुछ, तो फिर तो वेक्टर पे अटके रहेंगे ना। जो मैंने पढ़ा दिया उसको मैं एज्यूम कर चलना, आपने पढ़ा होगा फिर आपको आता होगा, मैं उसके आगे ही मूव करूंगा। ठीक है, तो बेसिक की बातें जहाँ थी वहाँ हो गई, हर टाइम बेसिक थोड़ी करेंगे, अब थोड़ा सा ऊपर लेवल उठेगा। तो मैं हर बार नहीं बताऊंगा कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, अज्यूम्ड है कि आपको आ जाएगा भाई, काइनेमेटिक्स कर रहे हैं तो आई थिंक वेक्टर तो करके आए होंगे आप। तो वी एक्स कैसे निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ, ये भी पता होगा आपको, मुझे पहले एक डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए ना। तो मुझे जहाँ तक इक्वेशन याद है मैंने दिया था आपको, एक्स इक्वल्स टू 2t और वाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो वी एक्स का क्या मतलब होता है, अगर आपको पिछले लेक्चर याद हो, वी एक्स यानी कि डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। वो कैसे मिलेगा सर, एक्स डायरेक्शन की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए वेलोसिटी हमेशा पोजीशन चेंज, रेट ऑफ पोजीशन का चेंज होता है ना, कि उसकी पोजीशन कैसे बदल रही है, उसका रेट क्या है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन कैसे बदल रही है। अब अगर आपको एक्स के डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो आपको एक्स की पोजीशन पता होनी चाहिए कि एक्स की पोजीशन कैसे बदल रही है। तो एक्स की पोजीशन कौन बताएगा, एक्स एक्सिस बताएगी। तो इसलिए मैंने डी एक्स बाई डी टी लिया। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी अगर मैं करूँ तो एक्स को पुट कर दूँ 2t, यानी कि डी 2t डिवाइड बाई डी टी, यानी कि हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये होगा वी आई कैप। वी आई कैप में क्यों बोला, क्योंकि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा आई कैप की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है तो आई कैप सिंपली लगा सकता हूँ। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर इन वाई डायरेक्शन बोलूँ तो क्या बोलूंगा, अब ये क्या है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी कि वाई डायरेक्शन उसका पोजीशन कैसे बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करूंगा, डी वाई बाई डी टी, दिस इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू पुट करिए डी टी स्क्वायर, तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा n टाइम्स n माइनस वन टू टाइम्स ऑफ t, ये आ जाएगा। अब देखिए vx क्या था, vx की वेलोसिटी हम जब डिफरेंशिएट की कांस्टेंट आ गई, मतलब कि x डायरेक्शन में पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। लेकिन y डायरेक्शन में जो उसका मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, y डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है टाइम के हिसाब से। 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड सुबह में बढ़ती जाएगी। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं है, हमें तो जनरल फंक्शन चाहिए, हमें जनरल फंक्शन मिल चुका है। दिस इज इन जे कैप, वाई इट इज इन जे कैप, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है इसलिए इसको जे कैप बोला गया। अब अगर मुझसे नेट वेलोसिटी पूछो, तो क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट वेलोसिटी हो क्या होगी, वी नेट, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस ऑफ 2t जे कैप। आई थिंक आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही, मैंने क्या बोला, कि आपके पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी। ये क्या बता रहा है सर, ये बता रहा है कि अगर आप पार्टिकल, एक्चुअली आपका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था पैराबोलिक, आपका ग्राफ तो ऐसे आया था, तो हमने एक्स की डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाली, वी एक्स यहाँ की वेलोसिटी निकाल ली, यहाँ की वी वाई की वेलोसिटी निकाली कि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे है। और जो एक्चुअल में क्या पार्टिकल सिर्फ एक्स पे चल रहा है, नहीं। क्या पार्टिकल सिर्फ वाई में चल रहा है, नहीं, पार्टिकल एक्स और वाई के साथ में चल रहा है, मतलब एक्चुअल जो पाथ है पार्टिकल का वो तो ये है ना। तो जो नेट वेलोसिटी है ना वो ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली वी नेट है, ये वाली वेलोसिटी वी नेट है, कि एक्चुअल में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है ना वो यहाँ से मिलेगी। अगर मुझसे पूछा था कि एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है, तो वो ये वाली वेलोसिटी है। अगर पूछा जाए वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो वो ये वाली वेलोसिटी है। आई थिंक मेरी बात समझ आई। और ये टाइम डिपेंडेंट क्यों आ रहा है सर, क्योंकि ऑब्वियस हमें पार्टिकल का देखिए पाथ, पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा। तो जो नेट वेलोसिटी है ना वो हर टाइम पे अलग अलग आएगी, इसलिए देखिए टाइम डिपेंडेंट है ये। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। चेंज, लेट मी चेंज कलर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, कि लेट्स से आपको वेलोसिटी, एक सेकेंड, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर मैं दूं 40i कैप, मैं आई जे कैप अब नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका वेक्टर में ना, तो आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। आई कैप प्लस 30 माइनस का 10t जे कैप, ये मैंने ऐसा क्यों दिया, अभी मैंने आपको इसके पहले बताया ना कि वेलोसिटी कैन बी फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, पर वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी एज अ फंक्शन जैसे गिवन है वो बदल रही है। तो सिंपली हो गया, लेट्स से t इक्वल्स टू
जीरो पे वो 0,0 इससे पूछा जाए फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। पिछला लेक्चर आपको याद है जहाँ पे हमने एवरेज स्पीड पार्टिकल की निकाली थी। मैंने आपको क्या क्या दिया था पिछले लेक्चर में, याद था मुझे, क्वेश्चन याद था। मैंने आपको सिंपली पाथ दिया था। पाथ दिया था, मैंने बोला था वहां से आप वेलोसिटी पहले निकाल के प्रिंट, आपको पहले ने ये प्रिंट करना था कि उसका पाथ कैसा है ना, डायरेक्ट जा रहा है कि घूम के जा रहा है। तो हमने उसको बताया भी था आपको कि वो घूम के जाएगा कैसे जाएगा। फिर वहां से हमने एवरेज स्पीड निकाली थी। अगेन से मैंने आपको क्या दिया, इस बार मैंने आपको पाथ ना देके वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। नोट दैट ये स्पीड नहीं, ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड वेलोसिटी इज डिफरेंट थिंग, ओके। सो मैं आपसे एवरेज स्पीड जानना चाहता हूँ, ना कि एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी अलग अलग चीज मैंने आपको बताई थी। एवरेज वेलोसिटी क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, पर एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ तक देखिए हमें क्या दिख रहा है, 3 सेकंड के अंदर। पिछली बार मैंने आपको अगर क्वेश्चन याद है तो मैंने बोला था 5 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे अगर 3 सेकंड के अंदर मुझसे पूछा जा रहा है कि पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी लेगा, अब तो आपको इंट्यूशन खुद से आना चाहिए इतनी, इतना करने के बाद कि लेट्स से मैं क्या क्या करना चाहिए। अगर मुझे 3 सेकंड में एवरेज स्पीड चाहिए तो एवरेज स्पीड क्या होती है, सबसे पहले योर एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये टोटल डिस्टेंस क्या चाहिए कि पार्टिकल 3 सेकंड में कितना चला, क्योंकि मैं क्या जानने में लाइक इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि 3 सेकंड में पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी है, यानी कि 0 से लेकर 3 सेकंड तक। तो अगर मैं अगर मैं इसको 0 से 3 सेकंड तक मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि इसकी क्या स्पीड स्पीड है, तो मैं क्या रखूंगा, टोटल टाइम तो 3 सेकंड होगा। पहले टोटल डिस्टेंस कैसे निकालूंगा सर, टोटल डिस्टेंस कैसे मिलती है, ऑब्वियस सी बात है, जो वेलोसिटी वो क्या मिलती है, वेलोसिटी वेक्टर मिलती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम, ये कुछ नहीं है। और जो स्पीड है उसको मॉड ऑफ वी बोलते हैं ना, कि आप मॉड ले लीजिए सिंपली। ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है डिस्टेंस वेक्टर बाय, डिस्टेंस इज नॉट वेक्टर, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो मुझे वेलोसिटी दे रखी है ना, तो मैं सबसे पहले ये समझ सकता हूँ क्या कि इनके एक्स और वाई के पाथ कैसे हैं। अगर मुझे एक्स और वाई के पाथ मिल जाए तो मैं टोटल समेशन करके इनकी एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। जैसे हमने इसका, हमने जो भी काम है उसका जस्ट रिवर्स करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। जस्ट एक सेकेंड ना, ओके। सो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हमें पहले इसकी पाथ निकालनी पड़ेगी। जैसे हमने इसका रिवर्स किया अभी इसके पिछले क्वेश्चन में। आई थिंक फिगर मेरा आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसका निकालूं तो मैं देखिए, आप यहाँ से वी एक्स बता सकते हो, वी एक्स, वी एक्स क्या है सर यहाँ पे, वी एक्स क्या होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो इक्वेशन में देखिए एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है सर, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी 40 आई कैप, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड है। क्या मैं इसको डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, यानी कि रेट ऑफ पोजीशन चेंज इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में उसकी पोजीशन कैसे बदल रही टाइम के साथ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका, अच्छा यहाँ पे मैंने दे दिया था टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल 0,0 पे होगा, ठीक है। ये मुझे देना होगा क्वेश्चन में। मैंने बता दिया आपको कि टी इक्वल टू जीरो पे जो पार्टिकल है ना वो आपका 0,0 यानी कि ओरिजिन पे है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में जो था ना आपका, एक्स वाई प्लेन में 0,0 पे होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो डी एक्स है इट इज इक्वल्स टू 40 dt का इंटीग्रल हो जाएगा ऐसा। अब आपको पिछले लेक्चर का इंटीग्रेशन से याद होना चाहिए, इसलिए मैंने करा रखा था। तो क्या लिखूंगा, सिंपली लिख लूंगा मैं, ये तो आपके पास आ जाएगा एक्स। तो अगर मैं फंक्शन लिखूँ एक्स का कि 0 से लेकर के टी टाइम तक पार्टिकल कितना चलता है एक्स में, तो 0 से लेकर के एक्स, क्योंकि जब पार्टिकल की 0 टाइम थी तो उसमें उसकी पोजीशन एक्स थी। एट अ रैंडम टाइम तो मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैं उसको जस्ट एक्स निकाल सकता हूँ। तो वो कितना आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर तो बेसिक सिंपल है, सिंपल आप एक्स इंटू टी कर लेते, कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर फंडामेंटली तो हम यही करते हैं ना। आप बिल्कुल ये बोल सकते हैं सर स्पीड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्या है, बिल्कुल कर लीजिए। आप सिंपली एक्स को लिख लीजिए 40 × टी, यहाँ से भी वही आएगा वहां से भी वही आएगा। पर फंडामेंटल मैं आपको ये सब जो बता रहा हूँ कि आप इन सबसे हैबिचुअल हो पाए, आप इनको प्रैक्टिस में ला सके, ताकि आगे हम लोग इन्हीं का यूज करेंगे। आगे इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा कि 40 जैसे कॉन्स्टेंट है। जैसे भी इसी क्वेश्चन में दिखाऊं तो 30 - 10 टी क्या है, एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। आप नहीं कर सकते सिंपली कि दैट वेलोसिटी इनटू टाइम टी, नहीं, आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको पहले से उसकी हैबिट करवा रहा हूँ, बस हैबिट में ला रहा हूँ उसको। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डीएक्स का आ जाएगा एक्स, लिमिट रखूंगा एक्स फाइनल ना कि एक्स माइनस 0 का 0 लिख दूंगा, दिस इज इक्वल्स टू 40 का 40 टाइम का इंटीग्रल टी आ जाएगा, फाइनल टाइम में टी रखूंगा, इनिशियल टाइम में 0 रखूंगा, तो 40 टी आ जाएगा। देखिए वही चीज आई, वो आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन मैं जैसे आपको हैबिट दिला रहा हूँ कि कैसे इनको आपके प्रैक्टिस में लाना है, ताकि आप अब इसके नेक्स्ट वाला पार्ट करने में आपको आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट वाला पार्ट
मैं करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या था, जो वी वाई थी आपके पास, वी वाई कितनी थी, 30 - 10t, 30 - 10t, सो वी वाई इज इक्वल्स टू 30 - 10t। तो इसको क्या लिखूंगा अभी, इसको लिखूंगा डी वाई बाई डी टी, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, कि वाई का रेट कैसे बदल रहा है टाइम टी के साथ। तो अगर मैं यहाँ से वाई जानने में इंटरेस्टेड हूँ, तो वाई वाई क्या है कि पार्टिकल वाई पे कैसे चल रहा है, वाई एक्सिस पे। तो मैं लिखूंगा डी वाई का इंटीग्रल, दिस इज इक्वल्स टू 30 - 10t का होल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपल थोड़ी कर सकते हैं कि 30 - 10t इंटू टी कर दिया, नहीं फिर गलत हो जाएगा ना, आप इंटीग्रल करना ही पड़ेगा। तो लिमिट्स क्या क्या रखेंगे, लिमिट 0 पे 0, जब पार्टिकल पे पास 0 सेकंड था उस समय पार्टिकल की पोजीशन वाई में 0 थी। एट रैंडम टाइम पे मुझे नहीं पता पार्टिकल कहाँ है, मैं उसको लेट्स रैंडम वैल्यू वाई बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट कर लूंगा, तो डी वाई का इंटीग्रल वाई, और वाई माइनस 0 तो वाई ही आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 30 का इंटीग्रल आ जाएगा 30t, और माइनस ऑफ 10t का इंटीग्रल आ जाएगा t² बाई 2। लिमिट पुट करूंगा सब में 0 से लेकर के t, 0 पे भी सब में टी है तो 0 0 कट जाएगा, सिर्फ फाइनल लिमिट आएगी टी। इनिशियल रखेंगे जब 0 तो 0 हो जाएगा वो। तो मैं सोचूंगा 30t माइनस ऑफ 5 to 10 यानी कि 2t, गड़बड़ी कर दी क्या मैंने, 2t², सॉरी सॉरी, ये 2 आएगा ना, टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा ना, यहाँ पे 5t² आएगा, 2 5 जा 10, 5t²। ये क्या है आपके पास, x और y आ गया। तो अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी पिछले इक्वेशन की, इसके पिछले क्वेश्चन की सेम पार्ट, कि अगर मैं आपको x ऑलरेडी दे रखा हूँ, x कितना था, x था 40t, x था 40t, मैंने आपको x बता दी, जो x कोऑर्डिनेट है पार्टिकल वो इस रेट से बदल रहा है, y कोऑर्डिनेट इस रेट से बदल रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप जस्ट सिंपल ये बताइए कि इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसी, यानी कि पार्टिकल पाथ कैसा फॉलो कर रहा है, तो आप ये बता सकते हैं। सिंपली क्या करना है, टी को एलिमिनेट कर लेना होता है। अगर मैं टी को एलिमिनेट कर लूं, अगर मैं टी को क्या कर लूं, एलिमिनेट, पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, उन दोनों को ज्वाइन करने, जो स्ट्रेट लाइन होती है उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वही होती है शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूंगा, 125 का होल स्क्वायर प्लस 45 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम लगा 3 सेकेंड, तो वही मुझे एवरेज वेलोसिटी दे देगा, और मैग्नीट्यूड देगा उस एवरेज वेलोसिटी का, डायरेक्शन नहीं देगा। डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं कि अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन इधर ही होगी ना, तो कैसे निकालूंगा, इस वेक्टर का कैप। अब आप सोचेंगे सर क्या क्या बोले, मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता डाउट पूछे उसको क्लियर करेंगे। फिर मैं बता देता हूँ डायरेक्शन कैप कैसे निकालेंगे। आपको ये वेक्टर पता है, ये वाला वेक्टर तो पता होगा ना, मेरा वेक्टर क्या होगा, 120 i कैप प्लस 45 j कैप, क्योंकि यही तो वेक्टर है। इसका कैप निकालने के लिए किसी भी वेक्टर का जो कैप होता है वो क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का पता है आपके पास 120 i कैप प्लस 45 j कैप, उसके बाद मॉड ऑफ ए कर देंगे, यानी कि अंडर रूट ऑफ 120 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 45 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर देंगे। अब मैंने गलत बोल दिया क्या, अंडर रूट ऑफ 120 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 45 का होल स्क्वायर, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, ये क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और वेक्टर ऑफ ए आपको ऑलरेडी पता है, वेक्टर ऑफ ए कितना है सर, 120 i कैप प्लस 45 j कैप। ये करने पे आप ये दोनों काम करके सिंपली आप ए कैप निकाल सकते हैं। इस ए कैप को आप मॉड ऑफ वी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, वी वेक्टर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मॉड ऑफ वी वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम यानी कि 3 कर देंगे, तो मॉड ऑफ वी मिल गया यहाँ पे, उसको वी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी कैप इज इक्विवेलेंट टू ए कैप, क्योंकि जो ए वेक्टर है वो भी इधर ही है और वी वेक्टर भी तो इधर ही है, तो दोनों का जो कैप है, यानी कि कैप, कैप मैंने आपको बताया था ना, कैप क्या होता है, कैप होता है उस डायरेक्शन में एक एक यूनिट चलने में क्या, मतलब एक यूनिट उस वेक्टर में कितना है, तो दोनों का एक यूनिट तो सेम ही होगा ना, क्योंकि वेक्टर तो सेम है, तो दोनों का एक यूनिट इतना ही आएगा। सारी बात समझ में। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज जिसे मैंने आपको दोनों बता दिया। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना सिखा दिया है, तो अब इस इक्वेशन मुझे एवरेज ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल के दिखाइए कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे, सिंपल, मैंने बताया ही था आपको कि एक्स और वाई को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो कर लीजिए एलिमिनेट। तो अगर मैं एक्स और वाई को एलिमिनेट करना चाहूँ तो ठीक है,
कैसे एलिमिनेट करूंगा? एक्स से मैं क्या बोल सकता हूँ, टाइम टी नहीं, एक्स और वाई नहीं, टी को एलिमिनेट करेंगे ना, क्योंकि हमें तो टी के रेफरेंस में पता है। पर जो एक्चुअल पार्टिकल में एक्स और वाई चलेगा ना, अगर एक्चुअली देखें तो हम क्या देखते हैं, हमारे सामने जो मान लीजिए कोई रूम है या वॉल है, उसका एक वाई कोऑर्डिनेट है, उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट है। ऐसा नहीं बोलते उसका टाइम कोऑर्डिनेट है, नहीं, टाइम कोऑर्डिनेट होता है थ्री डी स्पेस में, लेकिन हम नहीं उसको लेते ना। हमारा भी जस्ट अभी सिंपल फिजिक्स में क्या है, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स है टू डी प्लेन में। तो एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, पीछे वॉल देख रहे हैं उसकी, एक वाई एक्सिस है वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है, टू डी प्लेन। तो जो पार्टिकल चल रहा है वो टाइम के रेफरेंस में चल रहा है। हर चीज टाइम के रेफरेंस में होती है ना, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, हर एक चीज टाइम के रेफरेंस में है, टाइम के हिसाब से चीजें हो रही हैं। लेकिन मुझे टाइम के रेफरेंस में जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, टाइम को हटा लीजिए। टाइम को हटा लीजिए, आप जिसमें जानने में इंटरेस्टेड है वो निकालिए। हम मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ एक्स और वाई में, पार्टिकल एक्स और वाई के हिसाब से कैसे चल रहा है, तो मैं टाइम को हटा लेता हूँ। टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एक्स डिवाइड बाई 14। इसको पुट कर लीजिए सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की जो वाई की इक्वेशन थी मेरे पास, इसमें 30t माइनस ऑफ 10t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, यानी कि 30t माइनस 5t स्क्वायर, इसमें पुट करिए। तो अगर मैं y को लिखूं तो y को लिख सकता हूँ 30t, यानी कि 30x डिवाइड बाई 40। आई थिंक शो नहीं हो रहा है ना, जस्ट लेट मी एक सेकेंड। या 30x, 30x डिवाइड बाई कहाँ था, 30x डिवाइड बाई 40। हाँ, और y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, t की जगह पुट करूंगा तो माइनस ऑफ 5 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर यानी कि x बाई 40 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, आई थिंक अभी मैं इसको हटा सकता हूँ। हाँ, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 30/40, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3/4x माइनस ऑफ 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 40 का होल स्क्वायर। 40 का होल स्क्वायर तो 8×5 = 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, 8×5 = 40 एंड 4 8 × 32, यानी मैं सीधे सीधे इसको 320 लिख सकता हूँ, इसमें 5 हटा सकता हूँ। लेट मी स्मॉल ले रहा है, इसमें 5 हटा सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली आपको क्या आ गया, ये क्या बता रहा है, ये आपको सिंपली, ये क्या इक्वेशन क्या बता रही है आपको, ये इक्वेशन बता रही है अगेंस्ट एक प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल नहीं, पैराबोलिक। पैराबोलिक कितनी प्रोजेक्टाइल होती है, अगेन से आपके पास एक पैराबोलिक पाथ है। सर आपको कैसे पता चला पैराबोलिक पाथ है, सिंपल। आप अगर आप देखें तो वेरिएबल सिर्फ एक्स है, जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक एक पैराबोलिक पाथ है। पैराबोलिक पाथ है, मैं सिंपल दिखा सकता हूँ। जो डाउन ओपनिंग डाउनवर्ड है, क्योंकि इसका देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, नेगेटिव है, -1/32, एक नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कैपिटल ए इज लेस देन जीरो, कैपिटल ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन जीरो, तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ना, रोता हुआ पैराबोला। तो आई थिंक इतनी मैंने बात की, आपको इतनी चर्चा अच्छे से समझ आई होगी। अगर मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखाऊं तो जस्ट एक सेकेंड ना, मैं बताता हूँ इसका एक्चुअल ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि आगे हमें ये सब करना ही है, हमें पैरा ग्राफ में पूरा प्रिडिक्टर ये सब करना है, क्योंकि काइनेमेटिक स्टार्ट है, मैंने बेसिक रिजल्ट ले चुका है, मैं आपको ये सब बता सकता हूँ अभी, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर। अगर मैं इसका आपको ग्राफ समझाऊं तो ग्राफ क्या है, देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब आपको पैराबोला ग्राफ कैसे बनाना होता है, अगर इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करिए, अगर आपने x को जीरो पुट करा तो देखिए जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो मिल जाएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट भी जीरो आ रही है, मतलब जो इनिशियल पॉइंट है ना x इक्वल टू जीरो पे, पार्टिकुलर 0,0 पे है। अब मुझे पता है कि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, ओपनिंग डाउनवर्ड यहाँ पे दो केस बन सकता है। एक तो इसका रूट ये हो गया, या तो ऐसे बन जाए, या तो ऐसे बन जाए, या तो ऐसे बन जाए। तो क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसे बनना पॉसिबल तो नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है सर, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि x कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इनफैक्ट जो ये चीज़ है ना, मैं ये भी हटा दूंगा। एक्स एक्स ऑलवेज कैसा होगा, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और ये भी हटा सकता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं होगा ना, मैं मान के चल रहा हूँ। तो देखिए आपको समझ अगर मेरी बात आई हो, तो ये बिल्कुल एक पैराबोला की तरह तो है, आपने किसी बॉल को फेंका होगा किसी थीटा एंगल पे, तो ऐसा ही तो पाथ फॉलो करता है। अगर आपने किसी बॉल को हिट करी होगी बैट से, लाइक किसी हाई 45 डिग्री एंगल पे, किसी रैंडम एंगल जब सिक्स लगता है जहाँ पे, तो हाई शॉट कैसे मिलता है, बॉल कैसे जाती है, बॉल ऐसे जाती है ना, एयर में जाती है और आगे भी बढ़ती रहती है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे मूव कर रही है बॉल आपकी, ठीक है। कहने का मतलब कि आपका एक कोऑर्डिनेट आ गया, अगर मैं आपसे पोजीशन पूछूं कि पोजीशन कहाँ है,
तो 120 कॉमा 45, तो लेट पहले मैं वी एक्स में बता दूँ, वी एक्स कितना था 40, यहाँ पे कांस्टेंट था, आपके पास 40 इंटू टी था ना, तो टाइम टी कितना था वेलोसिटी, एक सेकेंड, एक्स इक्वल्स टू 40 टी था ना। हाँ, तो टाइम, जब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ उससे मैं वेलोसिटी जो दे रहा हूँ, यहाँ पे 40 टी था और यहाँ पे 30 टी था। अगर मैं इनकी फाइनल पोजीशन देखूँ जहाँ पे मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कहाँ पे था 120 कमा 45, यानी कि एक सेकेंड, 120 कमा 45 कुछ इधर होगा, कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी। उसके एक सेकेंड, 120 कमा 45 कुछ इधर होगा, यहाँ पे 120 वैल्यू होगी, और वाई कोऑर्डिनेट में होगा 45 कुछ यहाँ पे होगा ऐसे। ये क्या बता रहा है कि किसी टाइम टी पे आप यहाँ पहुंच, नहीं, किसी टाइम, टाइम टी कुछ 3 सेकंड पे, टाइम टी कुछ 3 सेकंड मैंने कोऑर्डिनेट निकाला था ना, तो ये कोऑर्डिनेट आया था, मतलब टाइम टी कुछ 3 सेकंड पे कोऑर्डिनेट है, और टाइम टी कुछ 0 सेकंड में क्या कोऑर्डिनेट होगी, 0,0, मतलब आपने किसी बॉल को ऐसे फेंका होगा, जो 3 सेकंड में यहाँ आ चुका होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या करा, एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए, आपको बेसिक फील हो पाए। अब जब मैंने आपसे एवरेज डिस्टेंस पूछा था ना, एवरेज डिस्टेंस में पार्टिकल ने क्या चला था, पार्टिकल ने एक्स चला था, पार्टिकल ने वाई चला था, इन दोनों को ऐड किया था मैंने एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए। और एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया था, ये डायरेक्ट ये वेक्टर को ऐड कर लिया था। आई थिंक अभी मेरी बात समझ आ रही है मैंने ऐसे क्यों करा। तो आपकी नेट क्या हो गई, एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज डिस्टेंस हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया, उसका ग्राफ हो गया। देन हम मूव करते हैं लेट्स से नेक्स्ट पार्ट पे। मान लीजिए, जस्ट एक सेकेंड ना, मैंने एक मिस्टेक करी है, एवरेज डिस्टेंस तो ये होगा ही नहीं, टोटल डिस्टेंस। हाँ, एक मिनट ना, रुकिए, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। अगर मेरा पाथ एक्चुअली में ऐसा चल रहा होता एक्स और वाई में, तब मैं इसको टोटल डिस्टेंस बोलता ना। अगर आपको पिछला लेक्चर आता, मैंने क्या बोला था, टोटल डिस्टेंस निकालने के मुझे पार्टिकल के पाथ के बारे में, उसके पाथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पार्टिकल का पाथ कैसा है। तो यहाँ पार्टिकल में पाथ देखूँ तो पार्टिकल का पाथ तो कुछ ऐसा जा रहा है ना, तो एवरेज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में तो ये आएगा ना। जो मैंने आपको सोल्यूशन कराया एवरेज स्पीड का ना, वो एक्चुअली एवरेज स्पीड तब होगी जब मेरा पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा हो, तो वो आंसर सील के वहां पे क्वेश्चन बदल जाएगा क्या, कि आपका वहां पे पार्टिकल ऐसा पाथ फॉलो करना चाहिए कि पहले पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक्स में चले, फिर जो इक्वेशन बी वाई की थी वो वहां से वर्टिकली वाई चल ले, वाई में से चल ले, टाइम टी कुछ 3 सेकंड पे, तो पोजीशन तो वही होगी, पोजीशन तो एक, पर सर जो हमने वो किया वो किस चीज का है, वो क्या आंसर है, वो आंसर है पर उसका सवाल अलग है एक्चुअली। हम अब ये बोल सकते हैं आप कि सर तब हम उसको क्या एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं, नहीं, एवरेज वेलोसिटी तो वो है कि हमारे दो पॉइंट के बीच ज्वाइंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये है ना, तो एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ से आएगी। और एवरेज डिस्टेंस क्या आएगा कि अगर एक्चुअली मुझे तो टाइम टी का रिलेशन दे रखा था, इक्वेशन क्या दे रखा था क्वेश्चन में जो मैंने आपको दिया था, मैंने आपको आई थिंक, हाँ मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन दी थी ना, तो वेलोसिटी में जैसा पार्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है हमें उसके हिसाब से में डिस्टेंस मिलेगा ना। और अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। स्पीड कैसे मिलेगा, मॉड ऑफ वी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रल मिलेगा ना, ये होगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ऐसे निकालना ना कि ये वाला है टोटल डिस्टेंस, ये क्या है सर, ये आप बोल सकते हैं कि उसके कंपोनेंट वाइज डिस्टेंस है, पर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस कौन सा होता है, ये वाला होता है जो एक्चुअल में पाथ चल रहा है। मैंने आपको, अगर आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि 2 पॉइंट है, पार्टिकल ऐसे 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 चले, तो टोटल डिस्टेंस है ना, मैं ये वाला पाथ लूंगा, ये वाला पाथ मेरा टोटल डिस्टेंस होगा, ना कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। और मैं इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी नहीं लिख सकता, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में देखूं, लेट्स से मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में मतलब हमेशा ये लूंगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो ये टोटल डिस्टेंस थोड़ी बताएगा, टोटल डिस्टेंस तो एक्चुअल में जो मैं चल रहा हूँ वो बताएगा ना टोटल टोटल डिस्टेंस। तो जो हमने किया अब उसको प्रैक्टिस के बिहाफ पे ले लीजिए, कि हमने जस्ट वो अ, आपका टोटल डिस्टेंस निकाला था, लेकिन एक्चुअल में ना जो हमारा एवरेज स्पीड है वो नहीं है, एवरेज स्पीड क्या है, अभी जो हम निकालेंगे एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इनके पाथ से, एक सेकेंड, इनके पाथ से निकालेंगे ना, एक्चुअली इसका पाथ कौन सा, प्रोजेक्टाइल का पाथ है ना, इसके पाथ को हमें निकालना पड़ेगा। अब ये पाथ कैसे मिलेगा, इसलिए एवरेज स्पीड का ना एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बाई डिफॉल्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है एवरेज स्पीड का। तो ये जो पाथ है ना, अभी कैसे मिलेगा, पहला बोल मतलब समझ रहे क्या निकालना है हमें,
हमें एक्चुअली जो पैराबोला पढ़ते हैं 9th 10th में, उसकी हमें किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लेंथ निकालनी है। लाइक टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, टी इक्वल टू 3 पे पार्टिकल यहाँ पे है। तो अगर वेलोसिटी पूछे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली मैं ये वेक्टर निकाल के डी बाई डी टी कर सकता हूँ। लेकिन जब मुझे स्पीड पता है, मुझे ये वाली लेंथ निकाली, वाली लेंथ कैसे मिलेगी, इस वाली इक्वेशन से। इक्वेशन कैसी है सर, मॉड ऑफ v इंटू डी टी। ये मॉड भी क्या बता रहा है, मॉड भी क्या होता है, स्पीड होता है ना, क्योंकि वेलोसिटी का मॉड लेने पे हमें मिलता है स्पीड। अब मॉड भी कैसे मिलेगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आपके पास v वेक्टर एक्चुअल में जो मॉड भी आ जाएगा, ये आ जाएगा इनकी x और y की पर्टिकुलर वेलोसिटी को क्या करिए आप, रूट लेके ऐड कर लीजिए। तो v वेक्टर x में कितनी वेलोसिटी थी, x में वेलोसिटी थी 40 इंटू टी, कहाँ गया, x में वेलोसिटी दे रखा हूँ ना 40 i का है, यानी x में इसकी जो वेलोसिटी है वो 40 है। तो x में अगर मैं vx का स्क्वायर करूंगा तो 40 का स्क्वायर प्लस y में वेलोसिटी कितनी है, y में वेलोसिटी है 30 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो प्लस ऑफ 30 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये आपको क्या मिला, ये आपको मॉड v मिला, मतलब स्पीड मिली पार्टिकल की। पार्टिकल की स्पीड क्या है, इस स्पीड को आप इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर मैं लिखूं तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा आपके पास मॉड ऑफ v डी टी। तो मॉड ऑफ v में इंटीग्रल मॉड ऑफ v में ये वैल्यू रख दूंगा, अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस ऑफ 30 माइनस 10 का होल स्क्वायर इंटू डी टी, इस पूरे वैल्यू का डी टी। ठीक है, इस पूरे को इंटीग्रेट करना होगा। अब इस पूरे को इंटीग्रेट करूँ क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है, इसको अगर मैं पूरे 3 से डिवाइड करूंगा ना, जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, ये आपको एवरेज स्पीड देगा। आई थिंक मेरी बात समझ आ रही है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कि आपको पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इन पूरे टर्म को इंटीग्रेट करूंगा, तो इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करने के बाद मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तब मेरे पास क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, देन 3 से डिवाइड करने के बाद एवरेज स्पीड मिलेगी। वो आपके पास एवरेज स्पीड होगी इस क्वेश्चन के लिए। जो हमने एवरेज स्पीड निकाली थी वो एक्चुअली इस क्वेश्चन का नहीं है ना, तो मुझे वो हटाना पड़ेगा। कहाँ गया, हाँ ये था ना टोटल डिस्टेंस। ये तो तब होता ना, अगर मुझे एक्चुअल पाथ को देख कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ पहले एक्स में चला है। अगर हाँ, अगर साइमल्टेनियस लाइक अल्टरनेट पाथ होता कि पार्टिकल पहले एक्स में चलता है ऑटोमेटिक, मतलब उसने मुझे खुद से बता रखा है पार्टिकल पहले एक्स में चलता है, तो टाइम का फंक्शन नहीं होगा ना। मतलब पहले पार्टिकल एक्स में चल लिया, टाइम तो हो रहा है, टाइम लेट से यहाँ पे, लेट से 0 सेकंड में यहाँ पे था, 1 सेकंड में यहाँ, 2 सेकंड में यहाँ, पार्टिकल एक्स में चला, तीसरे सेकंड में पार्टिकल यहाँ चले, चौथे सेकंड में यहाँ चले। तो बात में यहाँ पे टाइम अलग अलग है, टाइम सेम नहीं है। पर अगर आप इक्वेशन में देखें, मुझे हटाना पड़ेगा, अगर आप इक्वेशन में देखें तो इक्वेशन में एक्चुअली में पार्टिकल साइमल्टेनियस है। vx की जो वेलोसिटी है, जो vy की वेलोसिटी है, वो क्या है, टाइम t का फंक्शन है, साइमल्टेनियस है। तो दोनों साथ में चल रहे हैं, साथ में देखो ना, दोनों का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट साथ में चेंज हो रहा है, ये ऐसे चल रहे हैं पार्टिकल, ऐसे ऐसे पार्टिकल चल रहा है। तो इसका x और y का कोऑर्डिनेट साथ साथ है ना। तो मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता कि पार्टिकल पहले x पे चला है फिर y पे चला, नहीं, पार्टिकल एक्चुअली इस पाथ पे चल रहा है। तो अगर इस पाथ चला, टोटल डिस्टेंस में इसको लूंगा, ना कि मैं x और y का एडिशन लूंगा। अगर कुछ मैं बोल देता कि पहले x में चला है फिर y में चला है, तो मैं पहले x का टोटल डिस्टेंस लेता, फिर मैं y का एडिशन कर लेता, पर यहाँ पे वो नहीं करना है। तो कहाँ से मैंने जो निकाला है ना ब्रिज स्पीड, ये वाला पार्ट मैं इसको हटा देता हूँ। ये वाला पार्ट ना इस क्वेश्चन का नहीं, लेट्स इसको आप हटा ही दीजिए। हटा दूं क्या मैं इसको, हाँ यहाँ से मैं हटा सकता हूँ इसको। हम्म, ये पूरा आ जा रहा है, हाँ। डोंट फाउंड दिस, पूरा आ जाएगा क्या, अच्छा नहीं ठीक है। तो आपकी एवरेज स्पीड एक्चुअली ये नहीं है, ये तो हमने, हाँ पाथ निकाला, ये आपकी पाथ आ गई। पाथ निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ टेरिटरी निकाला हमने। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेरिटरी निकालना जरूरी है, क्योंकि आपको पिछला क्वेश्चन याद हो, पिछला लेक्चर, तो पहले किसी भी पाथ की अगर मैं एवरेज स्पीड पूछ रहा था, मैं उसका
पाथ पता होना चाहिए, पार्टिकल एक्चुअल पाथ किस पे चला है, जिस भी पाथ पे चल रहा है वो वहां से हमें डिस्टेंस मिलेगा, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तब जाके एवरेज स्पीड आएगा। तो जब भी अगर एवरेज स्पीड पूछे ना, तो आपको आपके दोनों कान खड़े कर लेने, क्योंकि वहां पे पार्टिकल मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल हो सकता है। हो सके क्वेश्चन आसान हो, पर मे बी लाइक अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो वो थोड़ा सा लाइक डिफिकल्ट हो सकता है, कि पाथ डिपेंडेंट, पाथ कुछ भी हो सकता है। तो आप सबको लाइक होश में आना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मतलब अच्छा खासा इंटीग्रल का भी सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो 40 - 30t का 30 - 10t का होल स्क्वायर है, तो आपको पूरा इसको ओपन करके दे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इतना कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मतलब खतरनाक आ रहा है कि मैं इस पाथ का एक्चुअल में निकाल रहा हूँ, जो मैं निकाल रहा हूँ ना, ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ये वाली। तो ये डिस्टेंस इतना आसान नहीं निकाला, पाइथागोरस थ्योरम पे नहीं लग रही, ठीक है। तो ये हो गया, एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं इसके डिस्टेंस और वेलोसिटी पे, तो एक और अच्छा सवाल करते हैं ताकि आपको एवरेज स्पीड का पूरा क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो जाए। लेट्स से एक और पहले पहले एक हल्का क्वेश्चन लेते हैं, फिर वो रोटेशन रोटेशन करवाता हूँ आपको, जहाँ पे अगेन से पाथ थोड़ा क्रिटिकल आएगा ना, तो आपको समझना पड़ेगा। निकालते हैं उसको, एक सेकेंड। पहले जस्ट एक हल्का क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट x of a particle moving in 1D under the action of a constant force, क्या है constant force है, constant force के एक्शन में मूव कर, लेट्स से इज रिलेटेड टू टाइम t, ठीक है। मतलब मैं आपको एक कोई भी पार्टिकल, मैं से लैंग्वेज लिखा हूँ, कोई भी पार्टिकल कब मूव करता है, हम अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है तो कब मूव करेंगे, हम उसको कोई फोर्स लगाएंगे। तो कोई भी पार्टिकल, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि 1D में मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे वाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स है। तो उसको हमने कुछ फोर्स दिया होगा, लाइक उसे पुश किया होगा तभी तो मूव कर रहा है, पुश या पुल किया होगा तभी तो मूव कर रहा है, फोर्स कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया होगा, फोर्स दिया उसको। तो वो जो 1D मोशन कर रहा है अंडर एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब फोर्स कांस्टेंट, कहने का मतलब फोर्स का होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कांस्टेंट होता ही है, लाइक पार्टिकल तो रिजिड रिजिड आपके पास, उसमें मास कुछ नहीं स्प्रेड हो रहा है, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अपना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इज रिलेटेड टू टाइम। अब आपको रिलेटेड टू टाइम से बता रहा हूँ, रिलेशन लेट्स से ले लेता हूँ, रैंडम कोई रिलेशन ले लूँ। मान लीजिए मैं बता दूँ टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x+3 ले लीजिए। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वही सेम चीज जो पिछले, अगर सबसे पहला क्वेश्चन याद हो तो मैंने आपको x की इक्वेशन दी थी टाइम के साथ, यहाँ पे बस मैंने t की इक्वेशन x के साथ दे दी, पर आप चाहे तो यहाँ से अंडर रूट x निकाल सकते हैं। कि आप क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट x क्या है, t - 3 तो है, तो अगेन से देखिए x की इक्वेशन टाइम के साथ आ गई ना। तो t को x में बोलिए, x को t में बोलिए, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे y नहीं दे रहा क्योंकि y है ही नहीं, y के साथ मुझे 0t होगा, तो y है ही नहीं। तो बिल्कुल पुराना सवाल है, बिल्कुल उससे आसान ही है एक स्टेप, क्योंकि यहाँ पे y हट गया है। अब मान लीजिए मैं पूछता हूँ फिगर तो इसके ऊपर करना पड़ेगा, हाँ जी भी ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे सवाल है मेरा आपसे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अभी तक नहीं किया था हमने। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इसके बाद डिस्टेंस का एक अच्छा सवाल लेंगे, ठीक है। ऑफ द पार्टिकल व्हेन its velocity when its velocity is 0, ठीक है। मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी उस समय उसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा। जैसे अभी ना बताऊँ, जैसे सवाल आसान है, क्यों आसान है, कि अभी तक जो हमने किया, हमने डिस्टेंस की बात करी, डिस्टेंस मैंने बोला डिस्टेंस जब भी पूछेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ना मैं वेक्टर में नहीं तोड़ सकता ना, डिस्प्लेसमेंट आपको एब्सोल्यूट वही वैल्यू चाहिए जो पार्टिकल उस पाथ पे चल रहा है। पर डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी में ऐसा नहीं है, आपकी वेलोसिटी पाथ कैसे भी फॉलो करे मुझे इससे मतलब नहीं है।
मुझे मतलब है कि वो x और y में कितना कितना कैसे कैसे चला है। x में मैं इसको वेक्टरली तोड़ सकता हूँ, x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे तोड़ लूंगा, y1 में y1 y2 y3 y4 तोड़ लूंगा, तो इन दोनों का नेट एडिशन आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसमें ये सवाल आसानी बनता है। लेकिन जब भी एवरेज डिस्टेंस या फिर एवरेज स्पीड की बात, टोटल डिस्टेंस या फिर एवरेज स्पीड की बात हो, तो वहाँ थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। वो क्वेश्चन थोड़ा लाइक टिपिकल जा सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे पाथ डिपेंडेंट चीज है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, भी हो जाएगा, फटाक से ही करते हैं। लेट मी चेंज कलर। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या करेंगे, एक्स पूछा है ना, दो तरीका है। अभी अंडर रूट एक्स, पहले एक्स निकालूं क्योंकि एक्चुअल में तो मेरा एक्स एक्सिस है ना। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा मेरे पास t-3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा, ये आ जाएगा एक्स। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्यों, मुझसे ये पूछा गया है। अभी तक क्या था, मैं आपको टाइम दे दे रहा था ना, टाइम टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पे एवरेज स्पीड बताइए, टाइम टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पे एवरेज स्पीड बताइए। यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया क्वेश्चन। मैंने पूछा मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट ही बताइए, लेकिन टाइम नहीं बताया। मैंने पूछा कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, ये भी तो एक टाइम है ना। मैंने क्या बोला, यूनिवर्स में कोई भी चीज जो हो रही है टाइम के रेफरेंस में हो रही है। अभी मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ जिसमें कुछ टाइम का गैप हुआ, तो टाइम के रेफरेंस में है। 3 o'clock पे ये था तो 3.1 क्लॉक पे ये होगा, 3 o'clock 1 मिनट पे यहाँ था, 3 o'clock 2 मिनट पे यहाँ, मतलब इसमें हर एक चीज कोई डिफरेंस है। लाइक जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका भी एक टाइम फ्रेम है ना, कि इस टाइम पे मैंने ये वर्ड बोले, इस टाइम पे मैंने ये वर्ड बोले। दुनिया में कोई भी चीज़ है, टाइम रेफरेंस ही है। तो जिस समय वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, उस टाइम पे कुछ समय तो हुआ होगा। जो मैं टाइम आपको पहले दे रहा था, वो मैं यहाँ ना देख के मैं उसको थोड़ा घुमा दिया। अब आप यहाँ से क्या मिलेगा, टाइम वो रेफरेंस मिलेगा कि उस टाइम क्या क्या टाइम था जिस समय इसकी वेलोसिटी जीरो हुई। जो टाइम होगा वही तो टोटल टाइम होगा। और एवरेज अगर आप डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी पूछता, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास निकालना ही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसको उस टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो मुझे वो समय का पता होना चाहिए जहाँ पे ये वेलोसिटी जीरो होगी। अब वेलोसिटी जहाँ पे जीरो होगी, उसके लिए मुझे वेलोसिटी का भी तो पता होना चाहिए कि वेलोसिटी है कितनी, तब तो मैं पता करूंगा ना कि किस समय पे जीरो होगी। तो अगर वेलोसिटी पता करनी है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वीएक्स निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये पूरी देखिए, हर क्वेश्चन की अप्रोच होती है, और अप्रोच कहाँ से है कि थिंकिंग से, आप कैसे सोच पा रहे हैं, क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी ये क्वेश्चन घुमा दिया, बहुत जो टफ लगेगा, पर टफ नहीं है, बस थोड़ा सा थिंकिंग बदलनी है आपको, कि जो टाइम दिया गया था वो आपको निकालना है अभी, बस सिंपल। उसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसको डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई dt होगा ना इसका वेलोसिटी का। तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा n टाइम्स n-1, सो 2 × t-3, और d का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। ये आ गया, देखिए आपको वेलोसिटी मिल गया ना, वेलोसिटी नेक्स्ट क्या मिला, ये मिल गया 2t माइनस का 6, इतना पूरे का आई कैप। अब मुझे क्या पूछा गया था कि जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो वेलोसिटी कब जीरो होगी, जब ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाए। तो भाई पूरा पार्ट जीरो हो जाए, तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि 2t-6 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब t इज इक्वल टू 3। अब अगेन से वही सवाल, कि देखिए यहाँ से मैंने आपको पिछली क्वेश्चन दिया था एवरेज स्पीड निकालने के लिए 3 सेकंड पे, पर मैंने यहाँ पे उसको घुमा दिया थोड़ा सा, कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बताइए। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, जब पार्टिकल 3 सेकंड बाद उसकी मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए, 3 सेकंड बाद मुझे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक्स में चल रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली जो एक्स है, मैं उसको वी टी नहीं लिख सकता, क्योंकि जो वी है वो फंक्शन ऑफ टाइम टी है, कॉन्स्टेंट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वो इंटीग्रेशन, कि जो आपके पास वी एक्स है वो तो आ चुका है ना, अच्छा एक्स का फंक्शन दे ही रखा है, एक्स का फंक्शन 3 सेकंड बाद, तो 3 सेकंड में आप पुट कर लूँ, 3 सेकंड बाद एक्स एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे कितना होगा, 3 - 3 जीरो, यानी कि पार्टिकल जीरो पे आ जाएगा 3 सेकंड बाद। ठीक है, ये रहा t-3 का होल स्क्वायर। तो पार्टिकल के पास आ जाएगा जीरो पे 3 सेकंड बाद। इनिशियली कहाँ पे था, अगर मैं टाइम टी को जीरो पुट करूँ, तो आ जाएगा यहाँ पे, ओके, डी एस बाई डी टी, तो ये आ जाएगा √3, ओके, इक्वल्स टू 3 पे जीरो। अब मान लीजिए मुझसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, यानी कि टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे, उस समय पार्टिकल की पोजीशन क्या थी। ठीक है, तो एक्चुअल में
मुझसे टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो टी इक्वल टू जीरो पुट कर लीजिए। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैं बस कंडीशन चेंज करवा रहा हूँ कि लेट्स से अगर पूछा जाए कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, कि आपकी इक्वेशन दे दी ना, तो एक्स तो दिया ही है, एक्स ये रहा ना एक्स। तो इसमें अगर आप टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर लें तो जीरो माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और -3 का होल स्क्वायर 9, यानी कि उस समय पार्टिकल कहाँ था, 9 पे था। तो इनिशियली पार्टिकल 9, एक्स इक्वल्स टू जीरो, टी इज इक्वल्स टू जीरो पे अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो पार्टिकल की वैल्यू थी 9 मीटर, ठीक है। यहाँ पे था पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू जीरो, पर टी इज इक्वल्स टू थ्री पे पार्टिकल यहाँ आ गया, टी इज इक्वल्स टू थ्री पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल था सिंपल डिस्प्लेसमेंट का। अब एक अगेंस्ट डिस्टेंस का अच्छा सवाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ही पूछ रही है, देखिए अगर मैं टोटल डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको दो सवाल दे रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस से आप टाइम का डिवाइड करिए, 3 सेकंड का एवरेज स्पीड आ गई। टोटल डिस्प्लेसमेंट से आप टाइम का डिवाइड करिए, एवरेज वेलोसिटी आ गई। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट का टाइम से डिवाइड करिए, एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सवाल देता हूँ जो कि एक्चुअली रोटेशन का, रोटेशन में आप पढ़ेंगे, रोटेशन का पार्ट है, लेकिन हाँ उसका जो ये डिस्टेंस निकलना है पार्ट हो तो एनालिसिस का यही का है, काइनेमेटिक्स का ही है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। तो आइए, सवाल क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा ही होगा, लाइक व्हील व्हील देखा होगा आपने, लाइक साइकिल की व्हील, बाइक की व्हील, कार की व्हील, सबकी चीज व्हील है ना। तो किसी एक व्हील को पकड़ लीजिए आप, ठीक है, किसी एक व्हील को पकड़ लीजिए। वो रोड पे कैसे चलती है, ये लेट से रोड है, तो रोड पे राउंड चलेगी ना, तो रोड पे लेट से ऐसे चल रही है, जिसकी वी वेलोसिटी है, और मान लीजिए ओमेगा आर से घूम रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, लेट से ओमेगा है। तो मैं कंडीशन को बता देता हूँ कि व्हील तो बहुत तरीके से घूम सकती है, उसकी स्लिपिंग हो रही हो, उसकी ना हो रही हो। तो एक्चुअल जो आइडियल कंडीशन है ना, वो है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। जो आपके पास व्हील है वो प्योर रोलिंग कर रही है, लाइक जो एक्चुअल में आपकी साइकिल घूम रही होती है, जब ना आप अभी देखते हैं ब्रेक मारता है टायर स्लिप करता है, तो स्लिपिंग की कंडीशन है, यहाँ पे आपके टायर बिना रोटेट किए मूव कर रहा है आगे, तो स्लिपिंग हो गया। पर जब वो रोटेट करके मूव करे, जितना रोटेशन हो उतना ही मूव करे, तो उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। जो नॉर्मल केस है आपकी, जब कार चलती है, बाइक कोई भी नॉर्मल केस में चल रहा है तो प्योर रोलिंग पे ही चल रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन प्लस सफिशिएंट उसको प्योर रोलिंग करा देता है। तो ये वही वाला कंडीशन है जहाँ पे ऐसे केस में क्या होता है ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई, जो भी रोटेशन वाला पार्ट मैं बता देता हूँ, ये सब रोटेशन आप सीखेंगे, तो ये सब इन सब की चर्चा मत करिए, इन सब की दिक्कत मत लीजिए, ये सब मैं आपको वहाँ बताऊंगा, लेकिन जो इसका काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है उसको यहाँ कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आसानी लगेगा, आपको एक एज रहेगा, पहले से आपने पढ़ा है ये चीज़। प्योर रोटेशन वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया कि प्योर रोलिंग का मतलब है कि वी बाई आर, नहीं समझ आ रहा छोड़ दीजिए, उससे नहीं मतलब, जो मैं सवाल बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में, एक पूरे कंप्लीट रोटेशन का क्या मतलब है, कि लेट से मैंने इस पॉइंट को टैग कर दिया, इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने टैग कर दिया, लेट से यहाँ पे मैंने स्टिकर लगा दिया ए। एक कंप्लीट रोटेशन का क्या मतलब है, पार्टिकल अगेन से यहीं पे आ जाए घूम के, तभी तो एक पूरा चक्कर होगा। तो जब ये पार्टिकल एक पूरा चक्कर यहाँ पे आएगा, उस केस में केस कुछ अलग होगा, ठीक है, उस केस में पूरा का पूरा केस। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर, मैं आपको रोलिंग की कंडीशन बता रहा था। तो ये सब रोटेशन में पढ़ लेंगे। यहाँ पे दो चीजें बहुत भयंकर तरीके से यूज होंगी, एक वेक्टर और एक काइनेमेटिक्स, इनका ढंग से आपको पकड़ होना चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये करने के बाद ना आप इन समय बहुत अच्छे से फील कर लेंगे, फील कर लेंगे तो फिर ओवरऑल देखते हैं आपको आगे दिक्कतें क्यों आती है, बच्चों को आगे दिक्कतें इसलिए आती है ओवरऑल, क्योंकि जब रोटेशन में पढ़ा रहा हूँगा या फिर जब मैं आगे के चैप्टर ले रहा हूँगा, तो मैं पूरा अच्छे से मैं काइनेमेटिक्स वेक्टर जो चीज़ पढ़ा चुका हूँ उसका अच्छे से जाके फिजिक्स में आता है। फिजिक्स मोस्ट केसेस में डिफिकल्ट इसलिए लगती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो आगे चले जाते हैं, पीछे पे ध्यान नहीं देते, उनका पीछे की चैप्टर भूलता जाता है, फिर उन्हें समझ नहीं आता है। तो अगर आपको पीछे की चैप्टर नहीं समझ आया, भूल गया, तो फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके केमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री हर एक चैप्टर इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसमें सारे चैप्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये सोचिए मैं आपको पूरा का पूरा पार्ट ये जो दे रहा हूँ, ये रोटेशन में एक सवाल कराई जाती है। क्यों, क्योंकि रोटेशन का ये सब पार्ट यूज होता है, प्योर रोलिंग की कंडीशन, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर, स्लिपिंग नहीं हो, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, वो सब बहुत चीजें हैं, वो सब मैं आपको बाद में डिस्कस कराऊंगा, डिस्कस करूंगा, लेकिन वो तो बात की बात है, मैं आपको वो सब चीजें यहाँ पे बता दिया। तो अभी सवाल काइनेमेटिक्स का, अगर सोचिए जब इस समय रोटेशन का सवाल दे रहा हूँ, तो उस समय मैं बच्चों को क्या दे रहा हूँ, एक तरीके से काइनेमेटिक्स का ही तो सवाल दे रहा हूँ, वेक्टर का ही तो सवाल दे रहा हूँ, एक्सटर्नली चीजें ऐड करनी है बस। अब उन्हें टफ इसलिए लग रहा है कि रोटेशन में काइनेमेटिक्स का सवाल कर रहे हैं, उतने अच्छे से फील नहीं है,
इसलिए मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से फील कर पाए, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर सब कंडीशन थी। कहने का मतलब मैं आपको जस्ट हर एक चीज़ की वैल्यू दे दिया। अब मैं आपसे काइनेमेटिक्स का सवाल, वेक्टर का सवाल करवा रहा हूँ। इसमें क्या मैं पूछ रहा हूँ, जब फुल कंप्लीट रोटेशन होगा तो आपको ये लग रहा है कि फुल कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा सर, ये ए वाला पार्टिकल अगेन सही आ जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर यही होगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है, एक कंप्लीट रोटेशन में ऐसा नहीं होगा कि आपका जो व्हील है वो वहीं पे तो रोल नहीं कर रहा ना, वहां तो स्लिपिंग की कंडीशन आ जाएगी। अगर वो वहीं पे मूव कर रहा है तो स्लिप होता है ना, कभी गाड़ी कभी कीचड़ में फंस जाती है मड में, तो कैसे वहीं पे स्लिप करता है टायर, स्लिप कर रहा है। तो स्लिपिंग तो हो नहीं रहा है, पे मैंने बोला कि प्योर रोलिंग हो रहा है, मतलब कि जो ओमेगा अगर रोटेट कर रहा है तो वी वेलोसिटी से आगे जाएगा। देखिए रिलेशन है यहाँ पे, क्या रिलेशन है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। मतलब कि अगर ओमेगा है तो वेलोसिटी 100% इतनी इतनी होगी ही होगी। ये रिलेशन है आपके पास प्योर रोलिंग की, जहाँ आपके पास फ्रिक्शन जो ग्राउंड है, जो भी उसका बेस है वो रेस्ट पे है। तो कंडीशन में बता दी मैं प्योर रोलिंग है, तो ये पक्का है कि अगर ये मूव कर रहा है तो आगे भी बढ़ेगा। मतलब ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करेगा, जब ये पार्टिकल थोड़ा सा आगे जाएगा तो पॉइंट ए थोड़ा सा ऊपर उड़ गया होगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि क्या होगा, इस केस में उसने ओमेगा ओमेगा घूम रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये पॉइंट घूम के यहाँ आ जाएगा ना। तो इनिशियली यहाँ पे थोड़ी देर बाद पॉइंट घूम के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। लेकिन जब ये घूम रहा है तो इसके साथ चल भी तो रहा है। जिस समय इतना घूमा उस समय आगे भी तो चला होगा थोड़ा सा, ये ना सेंटर खसक के यहाँ चला गया होगा। मतलब कि मैं सर्कल यहाँ बनाऊंगा, कि सेंटर खसक के यहाँ आ गया, और ये पार्टिकल घूम के आ गया, पार्टिकल कुछ यहाँ आएगा, ये वाला पार्टिकल। आई थिंक अब मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, ये पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, अगर ये सिर्फ और सिर्फ घूमता तो पार्टिकल ओमेगा के साथ यहाँ घूम जाता, और एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब ये होता कि पार्टिकल घूम के वापस इस पोजीशन पे आ जाए। लेकिन क्योंकि पार्टिकल अभी प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब घूमने के साथ चल भी रहा है, जब ये घूम के यहाँ पे आया, उस उस केस में पार्टिकल चला भी तो होगा इतने टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए पार्टिकल घूम, ये पॉइंट घूमा यहाँ से यहाँ, पर आगे भी तो बढ़ा होगा। तो ये पार्टिकल घूमा और सेंटर उतने में आगे बढ़ गया। तो सेंटर आगे बढ़ा तो व्हील का हर एक चीज आगे बढ़ा, हर एक पार्ट आगे बढ़ा। तो जो पॉइंट बेस पे था वो तो घूम के यहाँ आ चुका था, और आगे बढ़ने में से पॉइंट बढ़ गया आगे, यहाँ पे बढ़ गया। वैसे ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है। ओमेगा की वजह से पॉइंट यहाँ घूम गया। अच्छा सर, अब क्योंकि हर एक चीज आगे बढ़ी तो ये सेंटर यहाँ से जाके यहाँ बढ़ गया, तो अगर सेंटर यहाँ पे बढ़ा तो ये पॉइंट भी तो यहाँ बढ़ जाएगा, और बेस एक नया बेस क्रिएट हो जाएगा, ये वाला बेस यहाँ आ जाएगा। जो पॉइंट ए वाला है ना वो ये यहाँ पे आ चुका है, जो यहाँ पे था ना वो यहाँ आ चुका होगा। आई थिंक मेरी आप बात समझ आ रहा है कि इतना आसान नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2 पाई आर, बहुत बच्चों का आंसर भी आ चुका होगा सर, 2 पाई आर डिवाइड बाई टाइम टी, और टाइम टी निकाल लेंगे ओमेगा से। नहीं ऐसा नहीं है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो आपको फील करना पड़ेगा पाथ एक्चुअल क्या। मैं हर बार बोल रहा हूँ जब भी आपके पास ये सवाल आएगा, एवरेज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का, फिर एवरेज स्पीड का, आपको पाथ पे बहुत ध्यान देना है। सर मुझसे भी एक बार गलती हो गई थी ऊपर, मैंने जल्दबाजी में उसको एक्स टी वाई टी बोल दिया, जबकि वो पाथ नहीं है। अगर वो पाथ होगा तभी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक्स टी वाई टी निकाल के ऐड कर लिया। और इस मुझे वेक्टर का उस टाइम पे ख्याल आ गया था, तो मैंने वेक्टर नहीं करके ऐसे एक्स टी वाई टी कर लिया एडिशन में ना, कि एक्स में कितना चला वाई में कितना चला। पर एक्चुअल में वो पाथ नहीं है, जब मैंने ट्रिजेक्टरी देखा तो मुझे याद है कि अरे ये पाथ तो अलग है कुछ इसका। तो वही चीज़ है, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ एक्चुअली। हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे फिर से घूमेगा, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आएगा लेकिन सेंटर मूव कर जाएगा। तो कुछ देर बाद आगे का मैं करूँगा, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ हो जाएगा, फिर अगेन से कुछ देर बाद पार्टिकल और ऊपर जाएगा, देन क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा। अब क्या होगा, अब नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा ना, अब नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो कुछ ये मैं यूनिफॉर्म नहीं बना रहा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना समझने में। मैं इतने ज़्यादा नंबर्स ले रहा हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा आसान कर सकता हूँ ना, तो मैं इसको आसान ही करता हूँ। मैं यूनिफॉर्म, आपको बात समझ आएगा ना तो इसको क्वेश्चन में करने का मजा भी आएगा। ये मैं जस्ट रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है, पर वो आपको उतना अच्छा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं एग्जैक्ट चाहता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे डायग्राम। तो एक डायग्राम, एक मैं दो जगह डायग्राम नहीं ले रहा हूँ। फील आपको वही, क्या कैसे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो एक बार यहाँ घूमेगा, एक बार यहाँ, थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं इसको, और अब की बार यहाँ घुमाते हैं, देन इसको टॉप पे ले जाते हैं, देन इसको अब नीचे लेके आएंगे, देन आपका इधर, एंड देन यहाँ। तो अब इनको ज्वाइन करें, तो मैंने क्या पूछा था कि मुझे एवरेज स्पीड बताइए।
तो जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए का एवरेज स्पीड बताइए। जो पॉइंट ए है वो कैसे चल रहा है? पॉइंट ए कुछ ऐसे चल रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, देन यहाँ एंड यहाँ के मिल गया। तो जो एक्चुअल में पॉइंट ए है ये पाथ फॉलो कर रहा है, इसको साइक्लॉइड भी बोलते हैं, आपकी जस्ट नॉलेज के लिए। और इसका वो नहीं है, मैं तो आपको इससे सवाल करा रहा हूँ कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो डिस्टेंस हमें पता करना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता करना है, इसलिए मैंने ये पार्टिकल निकाला है। तो किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, तो कोई भी एक पॉइंट इतना चलेगा, हर पॉइंट उतना ही चलेगा ना, क्योंकि ओवरऑल साइक्लिक में हर एक पॉइंट आइडेंटिकल है। तो अगर किसी भी एक पॉइंट को मैंने टैग कर दिया, उसके पॉइंट का एक्चुअल पाथ ही है, तो उसका हर पॉइंट ऐसा ही पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन अलग अलग होंगे। अगर आप पार्टिकल को यहाँ पकड़े हैं, यहाँ वाले पार्टिकल से बी टैग किया होगा आपने, तो ये वाला पार्टिकल को यहाँ मिलेगा बी टैग्ड, है ना, कुछ ऐसा मिलेगा वो पार्टिकल। फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे से हाँ वो पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा। मतलब मत उसको देखिए वैसा, मैं बना देता हूँ, पर उसको देखने में ऐसा सही तरीका नहीं है। ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। ठीक है, एक्चुअली इस फिगर में नहीं आएगा, इवन मैं गलत बनाया हूँ। मैं दिखाता हूँ ना, एक्चुअली मैं आपको पाथ दिखाई देता हूँ कि बी का पाथ अगर आप निकालना चाहें तो कैसा होगा। मैं इसको जूम आउट कर सकता हूँ क्या? नहीं। अ, ठीक है, रुकिए। अगर मैं बी निकालना चाहता हूँ, कुछ तो करता हूँ ना, मैं बी समझाता हूँ कैसे आएगा, क्योंकि पूरा फील आपको ये आना ही चाहिए। ओमेगा भी आ जा रहा है ना, कोई ना, आने दीजिए उसको। ठीक है, ओके। तो क्या होगा ना, अब आपको अगला रोटेशन यहाँ मिलेगा, तो बी वाला यहाँ पे मिलेगा आपको। तो आपको बी वाला पता है पाथ कैसे मिलेगा, बी का पाथ कैसा मिलेगा? पर वैल्यू उतनी ही होगी जितना आप ए का वैल्यू निकालेंगे, जितना पूरा इंटीग्रल करेंगे ना बेस टू बेस। मैंने ऐसा क्यों लिया? बेस टू बेस एनालिसिस करने में आसान है। अगर मैं बी का ड्रॉ करके दिखाऊं, तो बी का कुछ ऐसा होगा, मतलब कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे टॉप पे, फिर टॉप के बाद से ऐसे ऐसे यहाँ पे, देन यहाँ से अगेन से बाउंस बैक ऐसे, ऐसा होगा बी का। मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे खत्म होगा वो। और ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉइंट ए भी कुछ देर चल के बी बन चुका है। तो कहने को मतलब जो मैं पॉइंट ए का टैग टैग कर रहा हूँ ना, वो हर पाथ हर पार्टिकल उतना ही फॉलो करेगा। तो आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है। मैंने ए आपको इसलिए बताया है, मैं हटा सकता हूँ इसको, ये बैग जाएगा क्या? हाँ आ गया, आ गया, वेरी गुड। मेरे को पूरा आ चुका हूँ, हाँ बहुत बढ़िया, इमेज डायग्राम चाहिए था। तो मैंने आपको जैसे बी का इंटेंशन इसलिए दिया कि आपको समझ आया कि जो मैं कर रहा हूँ आपको फिर होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और एक्चुअली क्यों होना चाहिए। बेस टू बेस एनालिसिस करने में आसान है, बेस पे गया वो पॉइंट वहीं पे रोटेट होकर आ जाएगा। मतलब एक पीरियड रोटेशन में बी क्या होगा, अगर आप बी लेंगे तो एक पीरियड रोटेशन में बी वापस यहीं आएगा ना। लेकिन अगर मैं, इसलिए मैं उसको एक स्टेप आगे भी ले गया था, क्योंकि वो एक स्टेप पहले शुरू हुआ यहाँ से, मतलब वो यहाँ से एक तरीके से शुरू हुआ था। इसलिए मैंने एक फिगर एक्स्ट्रा बनाया था, क्योंकि इतना पार्ट उसका खत्म हो चुका है, इतना पार्ट उसने नहीं ट्रेवल करा था, तो ये वाला पार्ट मैंने अगले फिगर में जोड़ दिया था, तभी तो बी टोटल होगा। इसलिए मैं आपको छोड़, अगर नहीं समझा तो उसको छोड़ दिया, इतना डीप में साइकिल में घुसने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो काइनेटिक्स वाला पार्ट बता रहा हूँ वो आप समझिए कि ए का जो जहां से शुरू हुआ वहीं पे आएगा ए, वहीं पे ए आ चुका है, तो ए यहाँ पे, तो ए जो एक्चुअल पाथ चला है, ए का एक्चुअल पाथ ये है, टोटल डिस्टेंस ये होगा। अब ये बहुत समस्या है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। मतलब समझ रहे होंगे आप, जो मैं आपको पिछले से सवाल करवा रहा हूँ एवरेज स्पीड का, आप समझ चुके हैं कि सर वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। लेकिन जब भी एवरेज स्पीड आ रहा है ना, खतरनाक बन रहा है, क्योंकि पाथ कुछ भी हो सकता है। इसके पहले था पैराबोलिक पाथ था, पैराबोलिक का हमने डिस्टेंस निकाला इंटीग्रेट करके वीडीटी, देन कुछ भी हो सकता है, साइक्लॉइड आ गया, क्या करेंगे, हर पाथ का अलग अलग मीनिंग है, हर पाथ का अलग अलग वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। वो तो हमें वैल्यू गिवन है, फिर भी निकालनी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ कि साइक्लोइड का पाथ कैसे निकालें, क्योंकि बेसिक्स वो तो क्लियर है ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर, इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि जो डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस, वो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ वी डी टी। क्यों? ये क्या, ये स्पीड है ना, तो स्पीड इंटू डी टी क्या होगा, डिस्टेंस। मैंने आपको पिछले सवाल में कराया था ना इन दोनों का वेक्टर एडिशन का
मैग्नीट्यूड लिया था, फिर मैंने बोला था उसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस आ गया, फिर उसको 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, स्पीड आ गई। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करना है अब समझिए कि टोटल स्पीड कैसे आएगा, ये थोड़ा अच्छा चीज़ है। अब आपको वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, कैसे वेक्टर की जरूरत पड़ेगी? मैं फिगर में, हाँ ठीक है, फिगर में दिखा सकता हूँ। यहाँ पे लेट से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, और मैं ड्रॉ करता हूँ। क्या ड्रॉ करता हूँ? मैंने माना कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था ना, यहाँ से स्टार्ट करा था, और यहाँ से स्टार्ट ये रहा, ये वाली पोजीशन, यहाँ वाली पोजीशन। मैंने मतलब टाइम टी के बाद, क्योंकि एक्चुअल में कैपिटल टी टोटल टाइम है ना पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा, कैपिटल टी कितना होगा सर? कैपिटल टी ऐसा होगा कि ओमेगा क्या होता है, इतना नहीं पता आपको तो समझ लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई बाई टी। जो चीज़ नहीं पता ना मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर जो काइनेमेटिक्स का पार्ट और जो इंटीग्रेशन और वेक्टर का पार्ट मैं बता रहा हूँ वो आपको समझना पड़ेगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, आप सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ से कैपिटल टी निकाल सकते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन में पार्टिकल एक चक्कर घूमता है 2 पाई, उसको टाइम कितना लगेगा ना, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो टाइम लगेगा 2 पाई बाई ओमेगा। जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ना, तो आपकी घड़ी में टाइम हो रहा होगा, अगर आपकी जीरो पे आपकी घड़ी थी तो इस समय पे घड़ी में टाइम होगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा एक वैल्यू होगी जो आपको पता होगी, मैंने यहाँ पे ओमेगा मान रखा है। तो किसी भी टाइम टी पे, लेट से टाइम टी की बात कर रहा हूँ, रैंडम टाइम टी को नहीं पता मुझे टाइम क्या हो रहा होगा, उस टाइम में पार्टिकुलर थीटा चला होगा। लाइक अगर टाइम में इतना होगा तो आपके वैल्यू ने ओमेगा पूरा 2 पाई चल लिया होगा ना, 2 पाई मतलब कि यहाँ से यहाँ घूम के आ चुका होगा अपनी पोजीशन पे। देखिए तो रैंडम थीटा पे टाइम टी हो रहा होगा, उस समय क्या होगा? मुझे पार्टिकल की पहले वेलोसिटी पता तो होनी चाहिए। पार्टिकल की वेलोसिटी पता होगी तब तो उसका मैग्नीट्यूड लेके स्पीड निकालूंगा ना। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी जरा देखिए। अब वेलोसिटी ऐसे मिलेगी, मैंने बोला था ना इसके पार्टिकल पे जो सेंटर वी से चल भी रहा है, तो अगर पार्टिकल वी से चल, लेट्स मेरी पेन है, अगर वी से आगे चल रही है तो इसका हर एक पॉइंट वी से चलेगा ना। अगर मैं इसको वी से आगे चला रहा हूँ, अगर इसका सेंटर मास मास मान लीजिए यहाँ पे है, अगर ये वी से चल रहा है तो टिप तो ऑटोमेटिक वी से चलेगी ना, क्योंकि ये तो इसी के साथ है। अगर मैं ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन कराऊं तो अगर ये वी से चल रहा है तो ऑटोमेटिक ये भी वी से चलेगा आगे। तो इसके सरकमफेरेंस पे हर एक पॉइंट वी वेक्टर आगे तो चलेगा ही चलेगा। तो क्या हर एक पॉइंट ऐसे वी से आगे चलेगा? अब दूसरी बात ध्यान दीजिए, ये रोटेशन का पार्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, पर आपको पता हो जाएगा तो आप पे समझ भी आ जाएगा। अब अभी तक ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था, पर अभी रोटेट कर रहा है। अब देखिए इससे सेंटर रेस्ट पे है ना, अभी इसका सेंटर मैंने फिक्स कर दिया, रेस्ट पे है, पर मैंने घुमा रहा हूँ, क्या इसकी स्पीड है स्टिप की? देखिए ये फिंगर मेरी रेस्ट पे है, पर इसकी स्पीड हो रही है। क्यों हो रही है सर? इसको ओमेगा से मैं घुमा रहा हूँ इसके सेंटर के अबाउट। जो नेट स्पीड है, अब वही बात नेट वेक्टर, कि अगर मैं किसी पॉइंट को दो वेलोसिटी वेक्टर दूं v1 और v2, तो इसका नेट वेलोसिटी क्या होगा? इनका वेक्टोरियल समेशन जो कि पैरेललोग्राम से मिलेगा हमें ऐसे थीटा एंगल पे। नेट वेलोसिटी तो ये मिलता है ना। तो इस पार्टिकल पे जो कि टी टाइम बाद में देख रहा हूँ, इसके पास दो वेलोसिटीज है, क्योंकि एक तो ट्रांसलेशन कर रहा है, तो एक तो v मिल गया ट्रांसलेशन के कारण, साथ में घूम भी रहा है, तो उसके कारण सेंटर पे नहीं है, ये सेंटर की वेलोसिटी ओमेगा नहीं मिलेगी, पर जो सेंटर के पास सरकमफेरेंस है, जितने भी सरकमफेरेंस वाले पॉइंट है, क्या उन सबके पास ओमेगा आर अभी पता होना चाहिए। कि कोई भी पार्टिकल अगर ओमेगा से घूम रहा है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ना, तो मतलब मुझे बताइएगा कहाँ पे डिफिकल्ट, उसको बता दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको बस काइनेटिक्स वाला पार्ट समझ आनी, जो मैं बता रहा हूँ आप समझते चलिए, ठीक है। क्योंकि आपको इसको पहले से ना पता हो कि कोई पार्टिकल अगर ओमेगा से घूम रहा है ना, तो उससे आर डिस्टेंस पे जो उसकी वेलोसिटी होगी ना, उस उस एंगुलर वेलोसिटी के कारण वो होती है v इंटू आर, सॉरी ओमेगा इंटू आर। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी था, जो वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू आर होती है, वो तो सेंटर की होगी ताकि वो पेयर रोलिंग कर पाए। अब ये कंडीशन आपको रोटेशन में प्रूफ कराऊंगा कि v इक्वल टू ओमेगा आर क्यों होती है, पर एक कंडीशन है। दूसरी क्या है कि ये जो पूरा पार्टिकल सेंटर मूव कर रहा है v इतना ओमेगा आर से, तो इधर मूव कर रहा है, पर साथ में कोई भी पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है ना, तो उससे आर डिस्टेंस पे उसके परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी आती है, रोटेशनल वेलोसिटी, जो v इंटू आर होती है, आर के परपेंडिकुलर होती है। इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर कुछ इधर होगा, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना, ऐसे ऐसे, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा इंटू आर ये वेलोसिटी। क्या मैं इसको वी भी लिख सकता हूँ? क्यों भी लिख सकता हूँ सर? क्योंकि मुझे कंडीशन से पता है कि प्योर रोलिंग की कंडीशन ये होती है, तो मैं इसको भी वी लिख सकता हूँ। मतलब इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है,
एक तो v यहाँ पे है और दूसरा v यहाँ पे, पर क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी मुझे पता चलेगी कब, जब मैं दोनों का वेक्टोरियल एडिशन करूंगा, वेक्टोरियल एडिशन करूंगा, ना कि मैं डायरेक्टली जोड़ दूंगा v प्लस वी टू वी, नहीं, v प्लस वी टू वी इस पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं होगी। तो इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी में निकालना चाहूँ तो इन दोनों को वेक्टोरियल एडिशन से निकाल सकता हूँ। अब वो कैसे मिलेगा जरा समझिए। मैंने बताया कि जो थीटा है, थीटा आपको कैसे मिलेगा, थीटा क्या है, जो पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है वो टाइम टी के साथ थीटा एंगल चल रहा है। तो अगर पार्टिकल चल रहा है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी से, ना ये रहा ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टी से, तो किसी भी टाइम टी में लेट्स से ओमेगा क्या होता है, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि डिस्प्लेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि थीटा बोलते हैं, डिवाइड बाय टाइम टेकन टी, ये होता है एक्चुअली ओमेगा। जैसे वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि एंगल में कितना चल रहा है, तो एंगल थीटा में नापते हैं, इसलिए थीटा बाई टी। तो मैंने क्या बोला कि टी टाइम में उसने थीटा चला, तो टी टाइम में अगर थीटा चला तो ओमेगा क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी। फिर थीटा की वैल्यू होगी, क्या मैं ओमेगा इंटू टी बोल सकता हूँ। आई थिंक मेरी बात समझ आ रही होगी, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का है, पर ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है ना तो वेरी गुड, मैं कुछ नहीं बोल सकता, अगर समझ आ रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा तो समझने की कोशिश करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, रोटेशन में एक्चुअली कराया तो इसमें आप बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, पर अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है कोई नहीं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी आ जाएगा। अच्छा, अब मैं थीटा क्यों निकाला, क्योंकि जब मैं इनकी एडिशन करूंगा v1 और v, तो दोनों एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा पे एंगल पे है ना, यहाँ पे 90 और ये प्लस थीटा, ये वाला एंगल है। तो मैं थीटा नहीं, थीटा नहीं, 90 और ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, ये भी 90 है, ये 90 है ना, ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो टोटल एंगल के बीच कितना होगा, 90 प्लस 90, 180 माइनस थीटा, यानी कि क्या ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ ना। ये आपको पता होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ ना एंगल वाला काम, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये तो नीडेड है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या ज्योमेट्री दिखा रहा हूँ, ज्योमेट्री देखिए कुछ ऐसी है। ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, और यहाँ पे 90 डिग्री पे मेरे पास एक वेलोसिटी है v, और ये 90 डिग्री है। तो मुझे बताइए, ये थीटा ये 90, तो ट्रायंगल लॉस ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और क्योंकि ये 90, अब देखिए ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा समीशन ऑफ एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो लेट्स से मैं इसको बीटा बोलता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, बीटा ये वाला एंगल प्लस 90 डिग्री ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, प्लस 90 माइनस थीटा, क्या ये 180 के बराबर होना चाहिए। ये तो पता है ना बेसिक आपको मैथमेटिक्स में कि किसी भी पॉइंट, किसी भी स्ट्रेट लाइन के पॉइंट पे एक एंगल 180 डिग्री का होता है। तो इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये सबको बेसिक नॉलेज हो जाएगा, इस एक अच्छा सवाल करते हैं उसके पीछे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको एक वेक्टर एडिशन करने को सीखने को मिलेगा कि देखिए कितना गंदा वेक्टर था ना, एक v1 वेक्टर यहाँ पे है और v2 वेक्टर यहाँ पे है, इन दोनों को मैं ऐड कैसे करूंगा ये आप सीखेंगे, वेक्टर एडिशन सीखेंगे। दूसरा, आप डिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं इतने कॉम्प्लेक्स पाथ का। तीसरा, आप ये सब ज्योमेट्री सब सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 प्लस 90 180, 180 से 180 गया, माइनस थीटा से हो जाएगा प्लस थीटा, देखिए बीटा इज इक्वल टू थीटा मैंने प्रूफ कर दिया। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि मैं इस एंगल को थीटा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, ये एंगल मेरे पास थीटा आ चुका है। तो अगर मैं अगर मैं इनको लिखूं, क्या ये हो जाएगा आपके पास बीटा इक्वल टू थीटा, ओमेगा नेट वेलोसिटी लिखना चाहता हूँ ना, तो थीटा क्या है, थीटा भी आपके पास ओमेगा इंटू टी है ना, ये है ओमेगा इंटू, ये हो जाएगा थीटा, ओमेगा इंटू टी। अच्छा, अगर जिसको ये बात ना समझ आई कि मैंने ऐसे v1 v2 क्यों ऐड करा, तो आप सिंपली ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं, लाइक ट्रेन है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ट्रेन है, या फिर आप जिस रूम में बैठे हैं, किसी भी जगह जिस चीज पे आप बैठते हैं, आपको क्या लगता है वो चीज रेस्ट पे है, अदर चल रही है ना, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको ट्रेन में बैठी हुई हर एक चीजें रेस्ट पे दिखती हैं। आपके ट्रेन के सामने, आपकी सीट में, आपके सामने आपका दोस्त बैठा है, वो आपको रेस्ट पे दिखेगा। पर अगर आप विंडो से बाहर देखें तो विंडो से बाहर के जो पेड़ लगे हैं, ट्रीज जो प्लांट जो भी हैं, वो आपको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों,
जिस चीज पे हम बैठते हैं उसको रेस्ट पे मान लेते हैं, एक्चुअल ये नेचर का वो है, ठीक है, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। तो अगर लेट्स से मैं इस सर्कल पे यहाँ पे कोई चीटी रख दूं, चीटी, चीटा, कुछ भी, तो जो बंदा इस पे बैठेगा उसको, अगर ये सेंटर वी से चल रहा था ना, ये सेंटर तो वी से चल रहा था, तो क्या होगा, उसके साथ ये होगा, जो बंदा यहाँ पे बैठा है ये वी से चल रहा है, तो उसको उसके साथ वाली रेस्ट पे दिखेंगे, रेस्ट अदर वाली वी वेलोसिटी से पीछे जाती है, वी दिखाई देती है। और दूसरा, अगर ये बंदा यहाँ पे बैठा तो इसको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा आर ही तो दिखेगा। अगर वो ट्रेन घूमने लगे तो आपका दोस्त बैठा हुआ, अगर आप वहाँ पे फिक्स्ड है, लेट्स से मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट पे फिक्स है ना, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे ओमेगा आर से घूम रहा है, देखिए ओमेगा आर की वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे बैठे हुए इस पॉइंट को ओमेगा आर की वेलोसिटी तो फील होगी ही होगी, ठीक है। पर रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ q। ये फॉर्मूला हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का अभी जस्ट इस लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ q। अच्छा, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि जो, लेट्स से मैं p यहाँ पे बोलूँ और q यहाँ पे बोलूँ, तो वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q था वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ q। पर क्योंकि, अच्छा अभी ना आप इसको छोड़िए, ये रिलेटिव जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, क्योंकि वे पढ़े नहीं रिलेटिव। ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके रेस्पेक्ट में तो घूम रहा था ऐसे ओमेगा से, लेकिन क्योंकि ये तो घूम रहा था, पर क्योंकि ये भी साथ चल रहा है तो इसके साथ एक तो घूमा, तो यहाँ पहुंचा, पर घूमने के साथ आगे भी तो बढ़ गया, ओमेगा आर से परपेंडिकुलर जा रहा है और वी से आगे चल रहा है, इसलिए मैं इस वी को इसमें जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इस वी को मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। तो जो ये बीटा है ये मुझे मिल गया, तो अगर मैं दो वेक्टर का एडिशन दूं आपको, दो वेक्टर का एडिशन, इनके बीच एंगल कितना है, ये वी और ये भी, इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस ओमेगा टी, यही था ना वेक्टर एडिशन, ये रहा। हाँ ये वाला बीटा था ना, अगर ये वाला एंगल बीटा है यानी कि थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस ओमेगा टी। मुझे क्या निकालना है, अगर आपको वेक्टर का फॉर्मूला याद हो, अगर आपको वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला याद हो मेरे पिछले लेक्चर्स में, तो मैंने आपको कहा था जब कभी कोई दो वेक्टर उनके बीच के अंदर अगर थीटा हो तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो यहाँ पे यूज हो रहा है, देख रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको पढ़ाया था अच्छे से कि अब वो चीजें यूज होंगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, वी नेट तो मुझे पता है, वेक्टोरियल निकाल देंगे कि सर इसका कॉस थीटा साइन थीटा, इसका कॉस थीटा साइन थीटा निकाल के वेक्टोरियल एडिशन कर लीजिए, निकाल लो, मुझे वेक्टोरियल जानना ही नहीं है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, क्यों, मुझे वेलोसिटी नहीं जानना, मुझे स्पीड जानना है। स्पीड क्या है सर, स्पीड है मॉड ऑफ वी वेक्टर। और मॉड ऑफ वी वेक्टर कैसे मिलेगा, दो वेक्टर दे रखा है जिनके बीच एंगल थीटा है, क्या मैं उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर यानी कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वी है, तो वी का स्क्वायर, प्लस फॉर्मूला में क्या था, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू, दूसरा वेक्टर कहाँ पे है सर, दूसरा वेक्टर ये है वी, इसकी भी वैल्यू वी है, इसका भी वी स्क्वायर। और फॉर्मूले में क्या था, प्लस टू ए बी कॉस थीटा, प्लस टू ए बी, तो टू ए बी यानी कि ए की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो कि वी है, बी की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो कि वो भी क्या है, वी है, इंटू कॉस थीटा। अब इसको रुकिए, अभी ये कॉस थीटा क्या था, V1 V2 के बीच टेल का एंगल, ये V1 का भी टेल है, V2 का भी टेल, टेल होता था ना, हेड क्या होता है किसी वेक्टर का, ये हेड है, ये टेल है, तो ये टेल के बीच का एंगल क्या, दोनों के टेल के बीच का एंगल ये वाला एंगल है ना, तो ये थीटा होगा, इस पूरी वैल्यू थीटा होगी। तो क्या मैं इसको लिखूंगा 180 माइनस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ वी आ रहा है मेरे पास, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ तक आ सकता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखिए वी स्क्वायर हो जाएगा, टू वी स्क्वायर प्लस ऑफ टू वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी वी है, टू वी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ, अब आपको पता हो तो कॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आपने बेसिक, कॉस ऑफ पाई को बोलते हैं 180 डिग्री, कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा अगर हो, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, कॉस के अंदर वैल्यू चेंज होती है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ बीटा होता है ना, तो यहाँ पे बीटा की जगह ओमेगा टी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ कि कॉस पाई माइनस ओमेगा टी को क्या हुआ,
मैं यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बोल सकता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको बात समझ आई होगी। जो 180 माइनस ओमेगा टी है, मैं इसको इस फॉर्मूले से चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे चेंज कर लिया मैंने। अच्छा, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं मॉड बी को। तो मॉड बी को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए टू वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, टू वी स्क्वायर को कॉमन कर लिए, टू वी स्क्वायर कॉमन यानी कि वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये आ गया। अब इसमें से देखिए वी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कॉमन? क्योंकि वी स्क्वायर का रूट आ जाएगा वी, तो बाहर आ जाएगा वी अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स वन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी में पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री में पड़ी होगी, कि जो कॉस ऑफ टू थीटा होता है, कॉस ऑफ टू थीटा ले लीजिए, ये होता है के पास वन माइनस चाहिए ना मुझे, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटी होती है फॉर्मूला। जो चीजें हैं कि आपको पता होनी चाहिए, मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, आपको पता होनी चाहिए, ये आप जान जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के। आइडेंटिटी होती है जिसके साथ फॉर्मूला पढ़ा था ना, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो पढ़ा होगा पक्का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, टेंथ नाइन्थ में पढ़ा होगा। ये आपने पढ़ेंगे, आप इलेवेंथ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, जो कॉस टू थीटा होता है वो वन माइनस टू टाइम साइन स्क्वायर थीटा होता है, पढ़ेंगे 100% पढ़ेंगे। तो यहाँ से ना मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, अगर आप थीटा की जगह ओमेगा टी रख देना तो आपका काम हो जाएगा। क्या काम होगा सर? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कॉस ऑफ टू ओमेगा टी, एक्चुअली मेरा क्या है, मेरा तो ओमेगा टी है ना, टू ओमेगा टी नहीं है ना। तो रुकिए, आप थीटा को रखिए ओमेगा टी बाई टू, ताकि मुझे कॉस ऑफ ओमेगा टी मिलेगा। और एक्सप्लेन यू, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप थीटा को पुट करिए यहाँ पे ओमेगा टी बाई टू। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए उसमें कॉस ओमेगा टी होना चाहिए। कॉस ओमेगा टी कब मिलेगा? यहाँ पे थीटा की जगह मैं ओमेगा टी बाई टू रख दूँ तो टू से टू कट जाएगा, कॉस ओमेगा टी मिल जाएगा। और यही तो वैल्यू मुझे चाहिए, वन माइनस करके यहाँ से इसको उसमें भेज दूंगा, माइनस हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसको एक बार लिख लूँ पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा क्या लिखूंगा? थीटा लिखूंगा टू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ टू थीटा। ये पूरी टर्म बन गई। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि टू थीटा की जगह ओमेगा टी आ जाए, तो थीटा की जगह ओमेगा टी बाई टू रख दूँ इसमें। तो अगर ये रखूंगा तो क्या आ जाएगा? टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू होल डिवाइड बाई इज इक्वल टू वन माइनस कॉस ऑफ टू इंटू ओमेगा टी बाई टू। क्या ओमेगा टी आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। कि यही चीज लिखी है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल लिखी है, यही चीज तो लिखी है। तो इस पूरे वैल्यू की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, ये लिख सकता हूँ, इसको रख लीजिए यहाँ पे। तो अब आ जाइए बी की तरफ। अब यहाँ से अगर मैं वी लिखूँ, इसके बाद से मैं वी लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं बस बिल्कुल। तो मैं लिखता हूँ वी इज इक्वल्स टू, सॉरी, मॉड वी था वो, तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ मॉड वी का, कि दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा, जो पूरी वैल्यू की जगह ही रख देता हूँ, टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए टू में से टू, ये भी रूट है तो टू भी बाहर आ जाएगा, तो टू भी बाहर चला गया, और साइन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का रूट साइन भी बाहर चला जाएगा। मतलब मैं पूरी वैल्यू लिखता हूँ टू बी साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी डिवाइड बाई टू। ये आपके पास मॉड ऑफ वी आया। मतलब कि स्पीड, जब मैं पार्टिकल ने पूछा स्पीड कितनी है, तो एक्चुअली पार्टिकल की स्पीड कितनी है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी, ठीक है। मुझे पता थी पार्टिकल की वेलोसिटी, वो भी इतने अच्छे से नहीं मिली। वेलोसिटी मिली एक वेक्टर का एडिशन कर करके, ठीक है, वेक्टर का एडिशन के हमें वेलोसिटी मिली। मुझे पता जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, सॉरी। तो कहाँ पर थे? ठीक है, हमने मॉड मॉड भी निकाल लिया था ना, मॉड भी। मॉड भी नथिंग बट इट इज स्पीड, ओके। तो हमें पता डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस निकाला था हमें उस साइक्लॉइड का, हाँ साइक्लॉइड का डिस्टेंस निकाला था।
तो हमने स्पीड निकाला जो कि मॉड भी होता है, मॉड भी वेक्टर वेक्टर एडिशन से निकाला हमने स्पीड, वेलोसिटी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया तो हमने स्पीड मिली। स्पीड को फिर हमने सिंप्लीफाई किया क्योंकि जो स्पीड इतनी बड़ी क्वांटिटी थी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उसमें कुछ बड़ी वैल्यू आ रही थी, उसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक लाएंगे अंदर वो, तो आई थिंक वो इंटीग्रेट हो जाएगा कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ तक हमारे पास मॉड भी आ चुका है। अभी मॉड भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि इतना बड़ा इंटीग्रेशन हमें अच्छा नहीं लग रहा था ना, अंडर रूट के अंदर क्या क्या लिखा था, तो हमने मॉड भी सिंप्लीफाई कर लिया। हमें डिस्टेंस चाहिए था ना, तो अगर डिस्टेंस क्या होता है मॉड वी टू डी टी, तो अब मैं मॉड वी की जगह ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर, टू वी जो कि कांस्टेंट है ना, वी तो कांस्टेंट वैल्यू है, और साइन तो साइन का डिफरेंशियल इंटीग्रल आपने पढ़ा होगा, इंटू ओमेगा टी डिवाइड बाई टू, और ये पूरे में डी टी। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो इंटीग्रल डी टी के रेस्पेक्ट में है। अब dt का इंटरवल बताना पड़ेगा ना कि किस टाइम से किस टाइम तक हमें डिस्टेंस बताने से, जो जो साइक्लोइड पाथ बन रहा था ऐसा बन रहा था, फिर ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे बनता है ना साइक्लोइड पाथ, ऐसे ऐसे बनता होगा, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए थी पाथ की, क्योंकि ये पूरा वो डिस्टेंस है जो कि एक कंप्लीट रोटेशन में पार्टिकल ट्रेवल करेगा। अब वो टाइम मुझे रखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक टाइम रखूंगा तो ये डिस्टेंस मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक रहूंगा तो ये डिस्टेंस मिलेगी, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम रखूंगा तब तो ये डिस्टेंस मिलेगी ना। अब ये टाइम कौन सा है भाई, कि ये टाइम, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तब आ रहा है जब ये पार्टिकल कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म कर लेगा, मतलब पॉइंट ए अगर रोटेट करके यहीं से सिर्फ मैं रोटेशन को अगर देखूं, तो अगर सिर्फ रोटेट करके यहीं पे आ जाए तो यहीं पे पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, पर क्योंकि रोटेशन के साथ हमें ट्रांसलेशनल भी है, इसलिए थिंक आगे भी जाएगी तो ये पार्टिकल कुछ यहाँ पे हमें मिलेगा। टाइम जो दोनों का साइमल्टेनियस है ना, लाइक जितने में पार्टिकल ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, उतने में पार्टिकल रोटेट भी तो कर रहा है, तो मैं किसी एक को पकड़ लूँ, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को पकड़ लूँ। आई थिंक मैंने डिस्कस पहले कर लिया हूँ पहले से, कि जो ओमेगा होता है वो टू पाई बाई कैपिटल टी होता है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, एक कंप्लीट रोटेशन। एक्चुअली ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी, थीटा बाई जनरल टाइम टी, ठीक है, ये होता है आपके पास नेट ओमेगा। लेकिन हमें पर कंप्लीट हमें पता करना है वन रोटेशन में, एक रिवॉल्यूशन में। तो एक रिवॉल्यूशन में आपके पास एक रोटेशन में थीटा इज इक्वल टू टू पाई है, तो थीटा को रख लो टू पाई, और ये जो टू पाई है कंप्लीट रोटेशन में टू पाई एंगल चलता है ना 360 डिग्री, तो वो टाइम लेता है लेट्स से कैपिटल टी, जो कि इसको टाइम पीरियड बोलते हैं, क्योंकि अब इस टाइम के बाद पार्टिकल अपना पोजीशन रिपीट करेगा, फिर से वहीं से आ जाएगा। तो ये जो टाइम टी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल टाइम टी है, क्योंकि इसी टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रेवल करा होगा, रोटेशन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, पर यहाँ से ट्रेवल के लिए इसी टाइम में किया होगा, साइमल्टेनियस हुआ दोनों साथ में, रोटेट भी किया है और चला भी है, तो एक कंप्लीट रोटेशन ले लूँ या फिर ये ले लूँ, तो टाइम क्या आ जाएगा, टू पाई ओमेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा थिंक बताया भी था, तो मुझे याद आ रहा है, आई डोंट नो, हाँ बताया तो था मुझे, याद है मुझे अच्छे से, मैंने टू पाई टी भी बताया था। तो जो टाइम आ गया मेरे पास, वो कितना आ गया यहाँ से, मैं दिखा देता हूँ, मैंने बताया था कहीं, टाइम टाइम ओमेगा, ये रहा, ये रहा, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी, टाइम इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, मैंने बताया भी था, ये रहा टाइम टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे अब लिमिट रखनी पड़ेगी मुझे, कहाँ से कहाँ तक जो ये साइक्लॉइड है, तो मैंने यहाँ पे अपने क्लॉक को सेट करा टाइम टी इक्वल टू जीरो, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक डिस्टेंस मिले टू पाई बाई ओमेगा तक, तो अब मुझे ये जाके ये डिस्टेंस मिलेगी ना, क्योंकि ये मैं डिस्टेंस स्पीड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जीरो से लेकर के टू पाई बाई ओमेगा तक जाना है। ये सब आना चाहिए आपको, हाँ बिल्कुल ये सब आना चाहिए, जो मैं भी ये सब पार्ट कर रहा हूँ सब बेसिक मैथमेटिक्स है, और इंटीग्रेशन थोड़ी सी वेक्टर एडिशन था और ये था। लेकिन जो कुछ कुछ पार्ट जो मैंने रोटेशन का यूज किया, लाइक रिलेटिव वेलोसिटी की कंडीशन क्या थी, क्योंकि वो नहीं देगा ओमेगा इस भी आई आर हो सके, वो सिंपल देगा कि स्लिपिंग नहीं हुई, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि अच्छा ग्राउंड अगर रेस्ट फिक्स्ड है तो इसके लिए प्योर रोटेटिव ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, पर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। अब टू वी कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रल में से मैं क्या करूँ, इंटीग्रल में से मैं टू वी को बाहर ले सकता हूँ, और इंटीग्रल आ जाएगा जीरो से टू पाई बाई ओमेगा, और ये आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी बाई टू टू डी टी, क्योंकि साइन के अंदर टी है ना, इंटीग्रेटिंग टर्म जो कि टी है, डी टी है, तो यहाँ पे साइन का इंटीग्रल होगा, और जो इसका इंटीग्रल आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे, टू वी तो बाहर ही है, टू वी तो बाहर ही है, साइन का इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास कॉस का माइनस साइन, तो माइनस का कॉस आ जाएगा इसके पास, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई टू, ठीक है,
और होल डिवाइड बाई ए, लाइक साइन 80 का इंटीग्रल होता है माइनस का कॉस 80 डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पे ए की जगह ओमेगा बाई टू, ये क्या है कि इंटीग्रेटिंग टर्म का कोफिशिएंट, जो इंटीग्रेटिंग टर्म टी है उसका कोफिशिएंट ओमेगा बाई टू है ना, ए से डिवाइड करेंगे, डिवाइड लगा दूंगा ओमेगा बाई टू का, ठीक है। और इसमें लिमिट रखूंगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। फिगर में आ रहा है क्या? ठीक है, ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये डिनोमिनेटर में डिवीजन तो ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू 4 वी डिवाइड बाई ओमेगा, और अंदर में लिमिट रखिए, फाइनल लिमिट रखिए 2 पाई बाई ओमेगा, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा बाई टू, और टी की जगह रखिए 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ये हो गया माइनस इनिशियल लिमिट, तो एक पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। इनिशियल लिमिट 0, कॉस 0 कितना होता है? 0 होता है 1, ठीक है। तो ये 2 से 2 गया, और ओमेगा से ओमेगा गया, ठीक है। और पाई कितना होता है? पाई, कॉस पाई होता है -1, और क्योंकि माइनस पहले से एक बाहर है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 4v डिवाइड बाई ओमेगा, माइनस माइनस +1 और +1 हो जाएगा 2, तो 4 2 8 v बाई ओमेगा। अब देखिए प्योर रीडिंग कंडीशन क्या थी? v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो v बाई ओमेगा को मैं 8r लिख सकता हूँ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 8r। ये है आपके पास टोटल डिस्टेंस। तो टाइम 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 कितना हुआ? अच्छा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये एक्चुअली मतलब टॉप क्लास का सवाल बोल सकते हैं, बिल्कुल मतलब एडवांस लेवल का सवाल है, बिल्कुल प्योर प्योर एडवांस लेवल का सवाल है। मेंस में तो कहीं दूर दूर तक ये नहीं आ सकता, क्योंकि इतना टाइम कैलकुलेशन के लिए मेंस में मिलता भी नहीं है। तो प्योर टॉप क्लास का सवाल एडवांस लेवल का, तो आप इसको बहुत ध्यान से एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जहां डाउट हो मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल हम उसको ले लेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, वाकई में वेरी गुड सवाल था। इसमें कुछ बातें थी जो कि आपको एक्स्ट्रा नहीं पता होगी, जो मैंने बताई। प्योर रोलिंग की कंडीशन आपको एक्स्ट्रा मैंने बताई, जो कि आपके पास रोटेशन में पता चलेंगी, इसको डिराइव करेंगे हम लोग, क्योंकि हर चीज के लिए लाइक अगर बेस जो ग्राउंड अगर फिक्स्ड ना हो, जैसे ब्लॉक पे हो, तो उसके लिए प्योर रोलिंग कंडीशन कुछ और आती है। वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रोटेशन में। लेकिन मेन मेन पार्ट क्या था? मेन पार्ट ये था कि डी इज इक्वल टू मॉड वी डी टी। क्योंकि मैंने पिछले साल इंटीग्रल नहीं किया था, तो मैंने आपको इसमें पूरा इंटीग्रेट करके भी दिखा दिया, कि आपका आंसर तक मैंने यहाँ पे आपको ला दिया। वेक्टर एडिशन मैंने किए, कैसे किया ये? हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट कि अभी मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ाया था, और ये भी नहीं बताया था कि सर्कुलर में वेलोसिटी ट्रांसफर कैसे होती है। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी ट्रांसफर रिलेशन भी लगाया है। तो ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर ये आपको ना समझ आए तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, बस इतना ही आपको मतलब अलाउ है, अलाउ करता हूँ कि यहाँ तक नहीं समझ ये आप छोड़ सकते हैं, कि ये मैंने कैसे किया। लेकिन ये अगर मैं आपको बता दूं कि ये वी वी है और इनके बीच का 180 माइनस ओमेगा टी का एंगल है, तो इसके बाद आपको समझ आना चाहिए था कि इसके बाद मैंने कैसे इनको रिजल्टेंट लिया, नहीं रिजल्टेंट नहीं, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ले लिया, कि दो वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड स्पीड वेलोसिटी वेक्टर देगा। नेट वेलोसिटी का मैंने मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ले लिया, जो कि स्पीड होगी, नेट स्पीड। तो नेट स्पीड का इंटीग्रेट करके मैंने टोटल डिस्टेंस निकाला। तो इसके पार्ट वाला बात आपको समझ आना चाहिए। अगर आई थिंक मैंने समझाने की पूरी कोशिश की कि ये वाला भी कैसे आया। ये वाला भी एक्चुअली भी नहीं है, ओमेगा आर आता है, जो कि एंगुलर वेलोसिटी के कारण वेलोसिटी आती है। कोई पार्टिकल रोटेट करता है किसी फिक्स्ड एक्सिस पे, तो उसके कारण ओमेगा आर मिलता है। और ये वाला भी है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की, जो नेट वेलोसिटी होती है एंगुलर प्लस ट्रांसलेशनल होती है। नेट जो रोटेशनल होता है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल मिलके आपके पास मेन मोशन बनाते हैं ना ओवरऑल। जो आप पढ़ेंगे अभी रोटेशनल चैप्टर में, तो हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा उस टाइम पे, बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होइए। वहाँ पे हम लोग रोटेशन में आपको बेसिक सारी चीज बताते हैं, कि हर एक पॉइंट की हम वेलोसिटी लिखवाते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट हर एक पॉइंट की वेलोसिटी लिखवाते हैं आपसे, ऐसे करवा के, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक अगर आपको मैं बता दूं तो आपको यहाँ से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट था जो मैंने आपको बताया, समझ आना चाहिए। बाकी फिर तो बेसिक था। सॉल्विंग की मैंने ये सब आपको देखिए आना चाहिए, जो ये है ना बेड़ा को टफ भले लगाओ, पर ये सब आपको आना चाहिए था। हाई कॉस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन मैथमेटिक्स में पढ़ लिए होंगे आई थिंक, तो समझ आ जाना चाहिए था आपको। और देन सिंप्लीफाई किया मैंने, इंटीग्रेट किया, और फिर लिमिट रखी, ये सब पार्ट कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा से आपको आना चाहिए। आपको मैं तो कहता हूँ इसको खुद से यहाँ से ना कैलकुलेशन पेपर खुद से ट्राई करिए, क्योंकि आपको एडिट करना पड़ेगा। अगर कोई भी एडवांस में क्वेश्चन उठाएंगे तो इतनी कैलकुलेशन मिलेगी आपको। और फिर टाइम कैसे रखना था, देन ये देन एटर आपके पास फाइनल डिस्टेंस आ गया। अगर कोई पूछ ले एवरेज स्पीड इसकी कितनी थी उस पॉइंट की, तो एवरेज स्पीड कैसे निकाल लेंगे? वही मैंने बोला ना कि स्पीड में कुछ अलग चीज नहीं है,
टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 8 आर आ गया था, डिवाइड बाई टोटल टाइम। टाइम कितना लगा सर? टाइम हुई कैपिटल टी। कैपिटल टी कितना है सर? कैपिटल टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, आपको नीडेड नहीं है, बस में टोटल डिस्टेंस जानना था। तो आपका आ जाएगा 8 आर डिवाइड बाई 2 पाई ओमेगा, ये आ जाएगी पार्टिकल की एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक हम लोग अब जाके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को थोड़ा सा अंडर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ अच्छी चीजें एक्सेलरेशन पे मूव करेंगे, देन और नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे, ठीक है। मतलब जो मेन पार्ट था एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का, जो आपको आसान लगता था, आई थिंक मैंने आपको भ्रम तोड़ पाया हूँ कि अभी आपको लगा होगा कि अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे। तो बिल्कुल बन सकते हैं, स्पीड पे बनता है, वेलोसिटी पे बहुत कम चांसेस है, वेलोसिटी पे कोई सवाल आसानी बनता है। स्पीड पे ऐसे सवाल आते हैं तो आई थिंक एक लेक्चर से ज़्यादा हो गया है, पिछले एक लेक्चर में भी किया था एवरेज स्पीड, अभी भी किया है, और 6 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो ठीक है, अभी लेक्चर को शायद आई थिंक अब एंड करते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है। देन नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक्सेलरेशन पे मूव करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी हो चुकी है, हम लोग एक्सेलरेशन पे स्टडी करेंगे आगे से, फिर आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा अभी भी, तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर मुझे देखूंगा मैं उसको जरूर उसको एंटरटेन करूंगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। राधे राधे।